Hello, a very good evening, a very warm welcome. Hi, Ravi, Adityam, Richa, Ekta, Rajdeep, Subodh, SK, Satyam, Nidhi, Avinash, Komal, Tisha, Agnish. So हाउ दी जोश है ना? आज से अपने सीए का पढ़ाई शुरू करने वाले हैं ना? इट सीम लाइक कि अभी तक 11-12 में थे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी डू सम प्रोफेशनल कोर्स. वेरी गुड मॉर्निंग. चलो. सो टुडे विल डू अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन है ना. अपने समझेंगे कि वाई वी आर डूइंग दिस कोर्स, अपना क्या करिकुलम है, हाउ टू गो अबाउट इट, वो सारी चीज़ें अपने बात करेंगे. विच इज नॉन टेक्निकल, आई मीन कोर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है. डेट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. तो आज का जो डिस्कशन है डेट वुड बी लाइक कि अपने को ओवरऑल एक पता हो सीए कोर्स के बारे में, अपना सिलेबस के बारे में और बहुत सारी बातें सीए को लेके जो कि ज़रूरी है जानना, राइट. कभी भी कोई भी डाउट वगैरह आता है इन बिटवीन द डिस्कशन, डू लेट मी नो. अपने देन एंड देयर उसको क्लियर कर सकते हैं. इवन अगर डाउट्स रहते हैं तो मेरे को बाद में मैसेज कर देना. क्लास के बाद भी वी कैन हैव अ डिस्कशन. जो भी क्लास हो रहे हैं उन सब का बैकअप अवेलेबल है. तो अगर अपने कोई भी क्लास मिस करते हैं या फॉर सम रीजन, या अपना मान लो कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, तो क्लास का बैकअप अवेलेबल रहेगा. बैकअप मोस्ट लाइकली डे एंड तक हो जाता है. इफ फॉर सम रीजन वो डे एंड तक नहीं होता है तो नेक्स्ट डे वो अवेलेबल हो जाएगा. बढ़िया. एंड बी इंटरेक्टिव, राइट. मतलब इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन. तो कहीं भी कुछ भी होता है, लेट मी नो. चलो. सो लेट्स स्टार्ट विद अ शॉर्ट स्टोरी. काफ़ी इंस्पायरिंग है. हाँ, एक बार एक चिकन फार्मर होता है, राइट. तो चिकन फार्म होता है, वहाँ पे एक चिकन फार्मर होता है. ऊपर आकाश में ना कुछ ईगल, ईगल तुम लोग जानते हो शायद, बाज बोलते हैं ईगल को. तो ऊपर कुछ ईगल जो है वो आसमान में उड़ रहे होते हैं. उसमें से एक ईगल एग, मतलब एक अंडा जो है वो नीचे में जो चिकन एग है, मतलब जो मुर्गियों के अंडे हैं उसके साथ जाके मिल जाता है, ठीक है. अब क्या होता है कि जैसे जैसे वो बाकी वो अब जो जो ईगल एग है वो तो चिकन लोग के साथ ही रहता है, तो उसकी परवरिश वैसी ही होती है. तो जैसे जैसे बाकी जो चिकन है वो ग्रो होते हैं, तो बाकी जो मुर्गे हैं वो ग्रो हो रही है, उसके साथ साथ वो ईगल भी ग्रो हो रहा है. अब यू नो कि मतलब जो जितने भी चिकन है उनका जो फ्लाइट है वो काफ़ी छोटा होता है, मतलब शॉर्ट फ्लाइट ले सकते हैं, अनलाइक ईगल है ना. तो ऐसे ही एक दिन वो खेल रहा होता है बाकी अपने दोस्तों के साथ. तो वो देखता है कि यार ऊपर आसमान में बादल के ऊपर ना कोई कोई तो कोई पक्षी है जो कि बहुत स्पीड से बहुत ऊपर में उड़ रहा है. तो वो उसको देख के ना थोड़ा सा मतलब उसको अच्छा फील होता है. वो जो ईगल एग है, जो ईगल है, बेबी ईगल है, वो अपने बाकी लोगों से पूछता है, बाकी कलेग से, कि भाई वो ऊपर में कौन उड़ रहा है ना, इतना इतना तेज, इतना ऊपर, और अपने लोग तो थोड़ा सा ही बस उड़ पा रहे हैं. सो बाकी जो उसके कलीग है वो बोलते हैं यार कि वो जो है ना वो ईगल है, किंग ऑफ बर्ड. मतलब उससे तुम अपने आप को कंपेयर मत करो. वो आसमान के लिए पैदा हुआ और हम जमीन के लिए पैदा हुआ है ना. नोट दिस स्टेटमेंट कि भाई वो आसमान के लिए पैदा हुआ और अपने जमीन के लिए पैदा हुए हैं, तो अपने को वो नहीं सोचना चाहिए. तो उसको वो बात समझ में आ जाती है. और वो जो ईगल है, जो कि एक ईगल है, वो एक मुर्गी वाली, एक चिकन वाली लाइफ को जीता है और वैसे ही मर जाता है. द मोरल इज ही वॉज born टू विन. ही वॉज born टू विन बट कंडीशन टू लूज. क्या अपने भी वैसे ही नहीं है ना. आर नॉट बी born टू विन बट कंडीशन टू लूज. मेनी टाइम्स है ना, अपने को पता है कि वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं है ना, कहीं ना कहीं दोस्त होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अदर नेगेटिविटी होती है. तो अपने मन में भी बहुत सारा नेगेटिव्स आ सकता है कि अपने ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इसमें लक चाहिए, वो सारा चाहिए. तो सबसे पहला बात तो अपने ये सारा चीज़ को साइड करके बात करेंगे, राइट. सो हैंस फोर्थ सबसे पहला अपने अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. और उसको लेके ग्राउंड वर्क कैसे करना है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, उसके लिए वी कैन हैव अ वन ऑन वन डिस्कशन. तो जैसा स्टेटमेंट मतलब जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है. तो एक दो साल पहले ना एक स्टूडेंट ने ही शेयर किया था. तो एक्चुअली लाइक इट. वो है कि
मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो निकले ही नहीं। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक द फर्स्ट स्टेप। सिंस यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, है ना, हमने फाउंडेशन कोर्स में इनरोल करवा लिया है, तो डेफिनेटली वन डे विल बिकम सी। राइट। अभी देखो, अपने जब सीए कोर्स का बात करते हैं, तो वाई देयर सो मच एक्साइटमेंट। मैं कुछ लोगों से मिलाता हूँ जो तुम लोग शायद जानते हो। इसको जानते हो, इस बंदे को? यू नो दिस गाय? कौन है ये? राहुल द्रविड़, राइट? ग्रेट। सो राहुल द्रविड़ का ना स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है कि भाई वो सीए करने का सोच रहा था, देन सीए का सिलेबस करिकुलम देख के उसको समझ में आया कि क्रिकेट खेलना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सो ऑन अ लाइटर नोट, बट सीरियसली फील गुड कि भाई राहुल द्रविड़ भी सीए करने का सोच रहा था, है ना। फिर देखो अपने पास ये दूसरा बंदा है, मेरे को नहीं पता तुम लोग इसके बारे में जानते हो कि नहीं, कुमार मंगलम बिरला इज एमडी एंड चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। तो बिरला, टाटा बिरला हो सकता है तुम लोगों ने सुना होगा, है ना, कि टाटा बिरला तो बड़ी कंपनी है, जो कि ब्रिटिश टाइम से काफ़ी बड़ी कंपनी। तो बिरला कंपनी का काफ़ी डिवीजन हो गया था ओवर द पीरियड। तो अभी बिरला कंपनी में जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो आदित्य बिरला ग्रुप है, और उसके एमडी और चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला है। ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही पीयूष गोयल ही इन कैबिनेट। अगेन इसको तुम लोग कभी न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे। तो ही इज अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। अभी इनके पास जो ब्यूरो इंडस्ट्री है, मतलब जिस जिस इंडस्ट्री को ये हेड करते हैं, जो मिनिस्ट्री इनके पास है, कॉमर्स इंडस्ट्री को ये टेक केयर करते हैं। देन वी हैव दिस गाय राकेश झुंझुनवाला। राकेश झुंझुनवाला, जैसे इसको अपने इंडिया का वैरन बफे बोलते हैं ना। वैरन बफे जो है हिज ग्लोबल वन, तो इंडिया का वैरन बफे अपने इनको बोलते हैं। स्टॉक मार्केट पे इनका बहुत अच्छा ग्रिप है। सो देखो इतने और भी बहुत 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 सारे लोग हैं, है ना, हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हु आर डूइंग ग्रेट। सो सबसे पहले तो हैव दिस कन्वेक्शन कि अपने कुछ बड़ा कर रहे हैं, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने अपने वो कुछ कर रहे हैं जहाँ करके अपने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते। स्काई इज़ द लिमिट, और अपने कुछ अच्छा कर रहे हैं, हैव दिस कन्वेक्शन, राइट। अब सबसे पहले जरूरी हो जाता है समझना कि अपना जो सीए कोर्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट, मतलब हाउ विल गो अबाउट दिस कोर्स। तो सबसे पहले देखो, सीए में सीए कोर्स स्ट्रक्चर तुम लोग भी साथ में नोट करते रहना, जिससे कि रेफरेंस के लिए अपने पास रहे। सीए कोर्स स्ट्रक्चर, सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है सीए फाउंडेशन, राइट। जिस स्टेज में अभी अपने हैं, अगर तुम लोगों ने सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर नहीं किया है ना, बाई एनी चांस, मानो कि अब स्टार्टेड प्रिपरेशन बट अभी तक रजिस्टर नहीं किया, तो 31 दिसंबर इज लास्ट डेट, ठीक है। 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट। उसके पहले तक अपने को सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करना है। गॉट इट? 31 दिसंबर के पहले तक अपने को फाउंडेशन में रजिस्टर करना है। ये करने के बाद अपना जो फाउंडेशन का पेपर ड्यू होगा वो होगा मई 21। तो मई 21 में वी कैन अपियर इन एग्जाम्स, ठीक है। इन बिटवीन दस वन थिंग जो अपने को याद रखना है वो ये कि इन द मंथ ऑफ फेब 21, इन द मंथ ऑफ फेब 21 अपने को एक अलग से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। कीप इन माइंड, अभी रिसेंटली क्या हो गया, मेरे को बहुत ख़राब भी लगा कि 3 लोग ऐसे थे इन टोटल जो कि
नहीं दे पा रहे हैं नवंबर वाला एग्ज़ाम्स क्योंकि उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया, राइट। मतलब दे मिस्ड इट और दे वर इग्नोरेंट अबाउट इट, उनको नहीं पता था, जो भी समझ लो। लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करने के चलते 3 लोगों का जो पेपर है वो नवंबर की जगह मई में शिफ्ट हो गया। तो अपने को ये चीज़ें तो हम याद रखते हैं कि अभी अपने जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं सी इंस्टीट्यूट में, वो है अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, राइट, जिसके लिए अपने 9200 पे करते हैं। और अपने को इन दी मंथ ऑफ फेब एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना है या एप्लीकेशन करना है, जो भी समझो, जिससे अपने मई 21 में दे सकते हैं। अच्छा, इसका सीए फाउंडेशन का कोई वैलिडिटी ऐसा नहीं है कि अपने कितना बार पेपर दे सकते हैं, राइट। 3 साल का वैलिडिटी होता है, बट वो फिर 3 साल के बाद रीवैलिडेट हो जाता है आफ्टर पेमेंट ऑफ नॉमिनल फी ऑफ 500। लेकिन खैर अपने को वो सब सोचना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अपने को डेफिनेटली मई 21 में क्लियर करना है, डेट टू विथ एक्सलेंट मार्क्स। अभी मई 21 में जब अपने सीए के एग्ज़ाम्स देंगे, सो इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आएंगे अराउंड जुलाई 21। तो जुलाई 21 तक अपना सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद अपने को करना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर सीए इंटर, रजिस्ट्रेशन फॉर सीए इंटर। ये अपने को कब तक करना है? ये अपने को करना है 31 जुलाई तक। ठीक है, ये अपने को 31 जुलाई तक अपने को ये करना है। ये करने के बाद, ये करने के बाद अपने इंटर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इंटर के एग्जाम्स कम हो गए, फिर इंटर के जो एग्जाम्स हैं वो होंगे मई 22, मई 22, मतलब मई 21, मई 21 इज फाउंडेशन, मई 22 इज इंटर। अच्छा, अभी अपने को पता है कि कभी भी अपने को कोई भी पेपर में अपियर करना है तो उसके ठीक पहले अपने को एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है, राइट। सो मई 22 में अपना इंटर का पेपर हो रहा है। इसके बाद इसका भी रिजल्ट आ जाएगा कब? जुलाई 22। लेकिन यहाँ पे एक एक डेवलपमेंट है कि ये जो पीरियड है ना, एग्जाम्स और रिजल्ट के बीच में, इसके बीच में अपने को ट्रेनिंग करना होगा, ट्रेनिंग ऑफ 100 आवर्स फ्रॉम ICAI। ये ट्रेनिंग किसकी है? ये कंप्यूटर स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग है। इसमें अपने को MS वर्ड, टैली, एक्सेल, PPT, राइट, इनको लेके, MS ऑफिस को लेके बेसिकली अपने को यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगा, प्लस कम्युनिकेशन स्किल को लेके ट्रेनिंग रहेगा। तो ये अपने को रिजल्ट्स के पहले कर लेना है, बेटर रहता है, जिससे कि इमिडिएटली आफ्टर द रिजल्ट्स अपने आर्टिकलशिप शुरू कर सके। अब जैसे ही अपना ये रिजल्ट आता है, वैसे ही क्या होगा कि अपने को 3 साल का आर्टिकलशिप करना होगा। आर्टिकलशिप ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। तो ये 3 साल का आर्टिकलशिप के साथ साथ अपना फाइनल का प्रिपरेशन भी चलता रहेगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 2.5 ईयर, मतलब आर्टिकलशिप है तो 3 साल का, लेकिन आफ्टर 2.5 years of articleship, you can appear for CA final. And once you are done with the CA final, तो CA फाइनल का अपना जो टेंटेटिव अटेम्प्ट है वो कब होगा? वो होगा मई 25। मई 25 में वी कैन अपियर फॉर CA फाइनल। और इसके बाद जुलाई 25, मोस्ट लाइकली जुलाई 25 में अपने CA बन जाएंगे। तो तुम देख लो, अभी अभी नवंबर है, तो अपने को अराउंड 4.5 years का ये सफ़र है टोटल। एंड वंस यू आर CA, सो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि भाई तुम प्राइमरीली है ना क्या क्या कर सकते हो। यू कैन डू जॉब, यू कैन डू बिजनेस,
यू कैन डू प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए सीए होने का जरूरत नहीं है, बट स्टिल सीए के बाद भी यू कैन डू बिजनेस, अपने जॉब कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल। ये एक बाय एंड लार्ज सीए का स्ट्रक्चर था आने वाला 4.5 साल का। इसको लेके कोई भी डाउट हो रहा है या कोई भी क्वेश्चन है तो बताऊं। ठीक है, इसको लेके कोई भी डाउट है? नहीं, ग्रेट। सो भाई है ना, जस्ट वन थिंग कि इन केस यू गॉट इट, है ना, कोई चीज़ अपने को समझ में आता भी है तो अपना एक थम्स अप और एक स्माइली तो अपने दे सकते हैं, राइट। और अगर कोई क्वेश्चन है तो अपने पूछ सकते हैं। इससे क्या है कि थोड़ा सा कन्विक्शन रहता है कि तुम लोग जगे हुए हो। भाई बढ़िया। After CA, which jobs we have? That will discuss, Nilkant. Allow me some time. We'll have a detailed discussion on this today itself. कि सीए के बाद क्या क्या जॉब अपने कर सकते हैं। अब अपने आते हैं सीए फाउंडेशन का सिलेबस में, राइट। लेट्स डिस्कस सीए फाउंडेशन सिलेबस। कि भाई बाकी सारा बात तो ठीक है, मतलब होता है ना, elaborate on practice, okay Tanuj, will do again same thing कि थोड़ा सा वेट कर, वेल अब डिटेल डिस्कशन कि अपने सीए के बाद क्या कर सकते हैं। सो अभी ये सारा बात तो ठीक है ना, अपने बोलेंगे कि चलो अच्छा बात है कि इंटर है, फाइनल है, ट्रेनिंग है, ये है वो है। पहले ये बताओ कि फाउंडेशन में क्या पढ़ना है ना। सारा बात एक तरफ, अभी फाउंडेशन में क्या करना है ये बताओ। सो ये अपना सॉरी ये अपना फाउंडेशन का करिकुलम है, सीए फाउंडेशन। दिस आई विल शेयर विथ यू राइट आफ्टर द क्लास। तो अपना 4 पेपर है सीए फाउंडेशन में। पेपर नंबर 1 इज अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 लॉ प्लस बीसीआर, राइट। इसको अपने बीसीआर बोलते हैं, जिसको अपने इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तो लॉ प्लस इंग्लिश। देन वी हैव दिस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, मैथ है, लॉजिकल रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक्स है। एंड देन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जिसको अपने बीसी के बोलते हैं, तो इको एंड बीसी के 60-40। इसमें डू रिमेंबर कि पेपर नंबर 1 एंड 2, मतलब अकाउंटिंग का पेपर एंड लॉ का पेपर इज सब्जेक्टिव पेपर, और अपना इकोनॉमिक्स का एंड मैथ्स का जो पेपर है वो एमसीक्यू पेपर है, राइट। अब यहाँ पे एक और बात है, वो ये कि जो सब्जेक्टिव पेपर है उसका जो एग्जाम्स होता है वो 3 घंटे का होता है। तो ये वाला जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स 3 आवर्स। ये वाला जो पेपर है ये 2 घंटे का होता है। दूसरा क्या है कि एमसीक्यू पेपर में अगर अपने गलत आंसर पे टिक करते हैं, देयर 4 ऑप्शंस ABCD, अगर अपने गलत पे टिक करते हैं सो 1/4 नेगेटिव है, 1/4 नेगेटिव है। तो 1/4 नेगेटिव इज एक्चुअली गुड, मतलब आइडियली दिट शुड बी 1/3 या 1/2। तो दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, इसमें कोई अभी टेंशन वाला बात नहीं है कि नेगेटिव है कि नहीं है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा जब अपनी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे कि 1/4 नेगेटिव एक्चुअली में नेगेटिव नहीं होता। सो ये अपना ब्रॉडर सिलेबस था। स्पेसिफिकली अभी क्या क्या है तो देखो, अकाउंट्स के अंदर तो ये अकाउंट्स का अपना सिलेबस है, छोटा सा है अकाउंट्स। अकाउंट्स में बहुत सारे चैप्टर्स नहीं है। चैप्टर नंबर 1 इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपने बात करते हैं। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डे बुक है। तो अगर तुम लोग का 11 में अकाउंट्स था तो वहाँ पे परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, राइट, जितने भी डेज बुक होते हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो सारा है। कैश बुक है, राइट, जर्नल एंट्री है, लेजर्स है, ट्रायल बैलेंस है, पेटी कैश बुक है, ये सारा चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, इवन इफ नहीं था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, विल डू फ्रॉम बिगनिंग। इसके बाद BRS है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, राइट। डिटेल में नहीं जा रहा अभी क्योंकि फिर लंबा डिस्कशन हो जाएगा। इन्वेंट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चैप्टर जो है ये नया होगा, ये अपने पहले नहीं पढ़े होंगे। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट एक नया चैप्टर है, ADD नया चैप्टर है, अकाउंट करेंट नया चैप्टर है। दीज आर द चैप्टर जो आई बिलीव कि अपने पहले नहीं किए। अब फाइनल अकाउंट्स, जिसका अकाउंट्स पहले था उसने किया है, पार्टनरशिप अगेन योर डन इट। NPO ये भी है, कंपनी अकाउंट्स भी किया हुआ है। अभी कंपनी अकाउंट्स का सिलेबस में भी क्या होता है कि 11-12 में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होता है, वो यहाँ पे नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर भी डिसोल्यूशन नहीं है। तो जो अपने 11-12 में अकाउंट्स पढ़े हैं, बाय एंड लार्ज वही अकाउंट है, एक्सेप्ट कि भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस है, जो 11-12 में नहीं होता था। ये 3-4 चैप्टर्स हैं जो कि वहाँ पे नहीं होते थे, यहाँ पर है। दूसरा क्या है कि 11-12 थोड़ा सा मैकेनिकल होता था, अपने को पता होता था कि भाई ये एडजस्टमेंट चाहिए, कर लो, हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि अपने को थोड़ा सा चीज़ों को फंडामेंटली समझना है, क्योंकि जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा उतना अच्छा अपने डिलीवर कर पाएंगे। ये इसके मार्क्स बाइफर्केशन भी है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, तो उसके हिसाब से वी कैन डिवाइड टाइम कि जिस पे ज़्यादा वेटेज है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो, वैसा करके। लॉ एंड BCR, तो जो लॉ का अपना सिलेबस है उसमें 5 एक्ट है जो अपने फाउंडेशन में करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट्स, पार्टनरशिप, LLP और कंपनी। ये सारे जो लॉ वाले चैप्टर्स है जो कि फाउंडेशन में अपने करेंगे, ये सब रियल लाइफ से कनेक्टेड है। और दीज आर बिजनेस लॉ कि जो कि बिजनेस में रेगुलरली अपने को काम आते हैं। तो लॉ का जो सिलेबस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है फाउंडेशन पर से। इंटर और फाइनल में जो लॉ है वो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लॉ हो जाता है या फिर कंपनी लॉ हो जाता है, लेकिन ये वाला जो लॉ है ये हर आदमी को काम आता है। जैसे मानो कि कोई आदमी है जो बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज डेफिनेटली एप्लीकेबल, राइट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हर आदमी कर रहा है अपनी डेली लाइफ में। मानो तुम लोग एक ओला बुक करके भी कहीं पे जा रहे हैं, तो तुम्हारा ओला वाला के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तुम उसको कुछ पे कर रहा है, वो तुमको कहीं लेके जा रहा है। तुम कहीं रेस्टोरेंट में जाता है, तो रेस्टोरेंट में तुम जा रहे हैं, खा रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं, तो देयर इज सम अरेंजमेंट, सम कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। तो ये सारे वो लॉ हैं जो कि डेली लाइफ में सबके लिए एप्लीकेबल है। इंटर फाइनल में अपने वो लॉ का बात करेंगे जो कि सिर्फ बिजनेस में ही काम आता है, राइट। ये वाला जो टॉपिक है अगेन ये कोर इंग्लिश है, और इसमें जो डिस्कशन रहेगा अपना वो किस पे रहेगा कि भाई एक तो कम्युनिकेशन के ऊपर है थोड़ा, फिर तुम लोग को एक्टिव पैसिव वॉइस होता था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता था, देन ईमेल कैसे लिखते हैं, CV कैसे बनाते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, कंप्रीहेंशंस वगैरह होते थे, राइट, वो सारा चीज़। सो ये ऑल टुगेदर अपना इंग्लिश वाला चीज़ ही है। तो अगर अपना इंग्लिश स्ट्रांग है तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, और इंग्लिश अपना वीक है तो अच्छा है कि अपने इसको पढ़ के अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। यस यस तनुज, पर से एक्टिव पैसिव वॉइस शायद क्लास 7-8 से अपने कर रहे हैं ना। तो एक्टिव वॉइस पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिनोनिम एंटोनिम है, वो सारा चीज़ है। और उसके बाद राइटिंग स्किल्स पे बहुत सारा चीज़ है। सो तुम लोग का इंग्लिश थोड़ा भी अच्छा है तो ये बोनस 40 मार्क्स है अपना यहाँ पे, और अगर नहीं है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अपनी इंग्लिश पे काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मैथ, राइट। सो मैथ्स इज वन एरिया जहाँ पे बहुत जन को लगता है यार मैथ कैसे होगा, 11-12 में तो मैथ नहीं था, राइट, हाउ हाउ कैन बी मैनेज मैथमेटिक्स, वो सारा चीज़। सो लेट मी टेल यू कि मैथमेटिक्स का जो अपना डिवीजन है मार्क्स का, वो ऐसा है कि अगर अपने सेलेक्टिव चैप्टर्स पे भी फोकस करें, आई एम नॉट सेइंग कि सेलेक्टिव पे फोकस करना है ना, मैं वापस बोल रहा हूँ, एकदम भी सेलेक्टिव पे फोकस नहीं करना, 100 मार्क्स का अपना टारगेट है। लेकिन डर को निकालने के लिए है ना, कि अगर अपने सेलेक्टिव चैप्टर पे भी फोकस करें तो भी मैथ में पास होना तो बहुत सिंपल है। जैसे तुम देखो, दस वन चैप्टर विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट।
क्लास 9 में पढ़ा था ना, या क्लास 8 में पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो उसके ऊपर ये चैप्टर है विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस चैप्टर का अकेले का वेटेज है 12 to 16 मार्क्स। ठीक। देन उसके बाद देखो, दिस लॉजिकल रीजनिंग पार्ट इज वेरी सिंपल। लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी सिंपल, इसका वेटेज है टोटल 20 मार्क्स। अगेन स्टैटिस्टिक्स में ये वाला जो चैप्टर है, मीन, मीडियन, मोड, राइट, ये भी मेरे को लगता है अभी क्लास 9-10 में होता था क्या, एनी आइडिया, याद है? मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्सन, ये सब क्लास 9-10 में अभी है। परफेक्ट। सो देखो तुम लोग क्लास 9 से ही सीए का प्रिपरेशन शुरू कर दिया ना, कितना इंटेलिजेंट है। सो ये वाला चैप्टर, राइट। देन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, जिसमें अपने स्टैट्स का बेसिक्स पे बात करेगा। ये दोनों चैप्टर मिला के इज अराउंड 18 to 20 मार्क्स। सो देखो ये हो गया 18 to 20, राइट। दिस इज अगेन 20, 40, और यहाँ पे ले लो 12 नंबर भी ले लेते हैं तो 52। तो तुम देखो अगर अपने ये चार चीज़ ही करें, विच इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, लॉजिकल रीजनिंग एंड टीवीएम, तो भी अपना मैथ में 50+ आ रहा है। सो पहला बात तो मन से ये डर निकाल दो कि मैथमेटिक्स में पास कैसे होंगे। पास होना तो कोई कंसर्न ही नहीं है ना। अपने को कोशिश करना है कि अपने 90 से 100 वाले ग्रुप में कैसे आए। और भी जो चैप्टर्स हैं मैथ का, रेशियो, प्रोपोर्शन, तुम लोग को याद होगा बचपन में क्वेश्चंस आते थे कि भाई एक गिलास है, उसमें सिरप है, दूसरे गिलास में पानी है, और एक बच्चा, उसको कोई काम नहीं है, वो कभी सिरप को पानी में मिलाता है, कभी पानी को सिरप में मिलाता है, और अपने को बताना होता है कि भाई फाइनल मिक्सचर है उसका रेशियो क्या है, राइट। दार्जिलिंग टी, असम टी कुछ होता था, अपने क्या है कि दोनों टाइप का टी को मिलाते थे, फिर नया टी का रेशियो बताना होता था। ये सारे सम्स अपने करते थे ना बचपन में। इक्वेशंस वगैरह अपने सॉल्व करते थे, एक्स का, एक्स स्क्वायर का, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्वाड इक्वेशन, वो है। सो मैनी मैनी थिंग्स आर कॉमन जो अपने कर चुके हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके मैथ में एक्चुअली लोगों को डर लगता है। आई विल टेल यू कि जिस चीज़ को लेके ना सबको भयंकर वाला डर लगता है, वो है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। मतलब ये होता है ना कि अपने को किसी को भी मैथ्स से जो डर है वो इस चीज़ को लेके है, लेकिन इसका जो वेटेज है वो सिर्फ 5 नंबर का है। तो अगर मान लो अपने को भयंकर वाला ही डर है ना कि भाई हमसे तो ये ना हो पाएगा चाहे कुछ भी कर लो, तो ठीक है यार, 5 नंबर है, यू कैन स्किप, 95 इज स्टिल देयर, बोलने के लिए बोल रहा हूँ, राइट। सो जो चीज़ मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है लोगों को, वो वाला एरिया का कोई ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो ये वाला चैप्टर हो गया, या फिर मानो कि रिलेशन फंक्शन में भी कुछ है नहीं बेसिकली। ये एक एरिया है, प्लस इसको छोड़ के इंडिसेस वाला जो एरिया है, या फिर रिलेशन फंक्शन है, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, या फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, दीज आर दी एरिया जहाँ पे अपने को थोड़ा सा ना काम करना होगा। आई मीन थोड़ा सा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है। और ये सारे जो एरिया है लाइक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एलआर हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, टीवीएम, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स, ये सारा वो एरिया है जो बहुत आराम से हो जाएगा, जहाँ पे अलग से माथा नहीं लगाना। सो मैथमेटिक्स का नो डाउट सिलेबस है, अपने को प्रैक्टिस करना होगा, बट कंट्रोल में है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है मैथ्स को लेके। एंड फाइनली वी हैव गॉट दिस बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर भी सबसे अच्छा बात क्या है कि सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स ही अपने सिलेबस में है, मैक्रो फाउंडेशन में नहीं है, मैक्रो सी है इंटर में। तो अपने को सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पढ़ाई करना है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो क्या क्या चैप्टर्स है, डिमांड सप्लाई है, कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट है। तो ये सारे चैप्टर्स तो भाई तुम लोग बचपन से ही कर रहे हो, इंट्रोडक्शन तो रहता ही है। बिजनेस साइकिल एक नया चैप्टर है छोटा सा, जो कि तुमने शायद 11-12 में नहीं किया होगा, फाइन। और इसके साथ ये वाला जो पार्ट है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, दिस इज लाइक कि जितने भी बिजनेस रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, मतलब बिजनेस को लेके जो जीके होता है ना, वो वाला पार्ट है ये।
कि अगर ये अपने को पता होगा तो अपने नॉर्मली जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स होते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स है, या फिर मानो कि कोई आदमी और कुछ बात कर रहा है कि इकोनॉमी में ये हो रहा है, या बिजनेस करने में क्या क्या चीज़ का अपने को ध्यान रखना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह, या इंडिया में कौन कौन सी बड़ी कंपनी है, उसके कौन कौन चेयरमैन्स है, या फिर वो लोग किस एरिया में काम करते हैं, तो ओवरऑल बिजनेस के बारे में अपने को इस चीज़ से आइडिया हो जाएगा। ये अच्छा है, 40 मार्क्स का है और ज़रूरी है, जिससे कि अपने प्रैक्टिकली अपने आप को कनेक्ट कर पाए। ये पेपर भी एमसीक्यू है। तो ये अपना सीए का छोटा सा सिलेबस है, नॉट एग्जैक्टली छोटा सा, थोड़ा सा बल्कि है। तो अपने को ये पूरा करिकुलम कंप्लीट करने में, है ना, विल टेक अराउंड 350 to 400 आवर्स, इतना टाइम अपने को लगेगा। तो 350 प्लस आवर्स वी कैन मेंशन। ज़रूरी क्या हो जाता है कि अपने जैसे जैसे पुराने चैप्टर्स को करते हैं, नए चैप्टर्स में मूव करते हैं, तो अपने पुराने चैप्टर्स का रिवीजन भी करते रहे। अगर अपने रिवीजन कहीं भी भूल जाते हैं, तो रिवीजन भूलने से क्या होगा कि अपने पुराने चैप्टर्स को भूलते जाएंगे और नया अपने करते जाएंगे, तो उस तरीके से क्या अपना काम नहीं होगा। तो टू इंश्योर रिवीजन अपनी रेगुलरली विल हैव मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट से क्या होगा कि अपना ये इंश्योर हो जाएगा कि चलो अपना पढ़ाई सही से चल रहा है और अपने पुराना को रिवाइज भी कर पा रहे हैं। तो भाई ये दिस वाज द सिलेबस। कुछ पूछना है इसको लेके, कुछ मन में डाउट वाउट आ रहे हैं? नहीं, सब क्लियर। ग्रेट यार। तो तुम लोग क्या सुबह बॉर्नविटा वगैरह पी के आए? आई मीन यू साउंड सो शार्प। चाय? क्या बात यार। सही है, सही है यार, चाय ज़रूरी है ना, चाय के बिना तो सीए पॉसिबल ही नहीं। इंडिड मेरे को याद है जब मेरा सीएस के पेपर होते थे, तो सीए का पेपर में क्या होता है ना, अभी एक एक दिन का गैप होता है। मतलब सीए के जो पेपर होते हैं फाउंडेशन इंटर फाइनल, उसमें एक एक दिन का गैप होता है। आज एक पेपर है, फिर ऑफ है एक दिन का, फिर एक पेपर है। तो मेरे टाइम पे जब मैं सीएस के एग्ज़ाम्स दे रहा था, तो उसमें ऑफ नहीं होता था। सोचो 9 पेपर है, बैक टू बैक देना है ना, तो 5 बजे पेपर ख़त्म होता है, 6 तक घर आते हैं, उसके बाद दूसरा दिन वापस से पेपर है। तो भाई जिस चीज़ से अपने पेपर दे पाया वो चाय और भुजिया ही था। तो रात भर जगना होता था। तो भाई कितना बार तो मेरे को याद है मैं किचन में बैठ के ही पढ़ाई कर लेता था कि भाई चाय बनाया पिया ख़त्म हो गया, चलो ठीक है, वापस चाय बनाया, वापस पढ़ाई चल। सो चाय कॉफ़ी, ये एक सीए स्टूडेंट का सबसे सही वाला फ्रेंड होता है, जो कि अपने को रात को काम आता है। अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी ट्राई कर रहा हूँ लास्ट एक वीक से। अब देखो अपने को कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। आई मीन जो अपने क्लास करेंगे तो उसमें अपने को टेक केयर करना है। एक कि विल मेंटेन 6 कॉपी, राइट, 6 कॉपी अपने को लगेगा। 6 सब्जेक्ट है ना, अकाउंट्स है, राइट, मैथ है, देन उसके बाद तुम्हारा लॉ है, बीसीआर है, इकोनॉमिक्स है, बीसीके। तो अपने को 6 अलग अलग कॉपी लगेगा। मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ जो अपने को मन में आता है। फिर मन में आता है कि भाई जो कॉपी है वो रूल्ड होना चाहिए या फिर वो प्लेन होना चाहिए। सो अपने को जो एग्जामिनेशन में जो कॉपीज मिलेगी वो रूल्ड होगी, राइट। अपने को फाइनल पेपर में जो कॉपी मिलेगा वो रूल्ड होगा, वो प्लेन नहीं होगा। तो आई प्रीफर कि कम से कम अकाउंट्स और लॉ के अंदर तो रूल्ड कॉपी ही होना चाहिए, राइट। अकाउंट्स और लॉ के अंदर तो रूल्ड होना चाहिए। और मैथ्स और इको के अंदर क्योंकि वो एमसीक्यू पेपर है तो फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी अपने ले सकते हैं।
ठीक है, एनीथिंग विल डू। लेकिन अकाउंट्स, मैं रूल क्यों बोल रहा हूँ अकाउंट्स और लॉ में, क्योंकि बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि अगर अपने प्लेन पेपर में लिखते हैं उसके बाद अपने को रूल्ड में लिखने बोले तो वो रिदम नहीं आता, वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और दूसरा ये कि भाई अपने को क्लास का और घर का अलग कॉपी मेंटेन करना है क्या, सो डेट इज ऑन यू, लेकिन कर सकते हो। लाइक अब इंटेंट ये है कि क्लास घर का नहीं, बट अपना एक जो है वो फेयर कॉपी होना चाहिए। तब देयर शुड बी वन कॉपी वेल मेंटेन्ड, जिसको अपने रिवीजन के लिए या एग्ज़ाम के एक दिन पहले रेफ़र कर सके, राइट। वो कचड़ा वाला कॉपी नहीं हो कि भाई अपनी दो अभी क्लास किए उसमें अपने 6 पन्ना नोट किए, उसके बाद उसी कॉपी में अपने बगल में है ना क्रिस क्रॉस कर लिए, वहीं पे अपने कार्टून बना लिए, वहीं पे अपने कुछ रफ कर लिए, फिर दूसरा वाला क्लास उसके बगल में कर लिए। ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है ना, कॉपी का फ्लो ख़राब होगा। तो एक कॉपी वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। वेल मेंटेन का मतलब कि उसके अंदर तुम्हारा सारा क्लास का नोट्स, समरी नोट्स, सेल्फ नोट्स, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारा एक जगह पे हो, और जिससे कि तुमको कभी भी रेफ़र करना हो तो वो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो। ठीक है, अपने को 4 पेन खरीदना है, वी नीड 4 पेन। तो फेयर कॉपी का मतलब है वेल मेंटेन्ड कॉपी, वेल मेंटेन्ड कॉपी, राइट। तो तुम लोग को याद होगा कि स्कूल में कोई एक बच्चा होता था जिसका कॉपी का बहुत डिमांड रहता था, है ना। सब बोलता था कि यार एक बार कॉपी दे देना 2 दिन के लिए, मैं तेरे को वापस कर दूंगा, राइट। आई डोंट नो तुम लोग में से कोई वैसा बच्चा है कि नहीं है, बट ऐसा बच्चा डेफिनेटली याद करो क्लास में कोई तो होता था जिसका कॉपी बहुत डिमांड में रहता था, राइट। कि भाई उसका कॉपी में सब कुछ है, तो अपने को वैसा ही कॉपी बनाना है। क्योंकि आई एम टेलिंग यू कि जब तुम लोग रिवीजन करोगे या तुम लोग एग्जाम के दिन पहले रिवाइज करोगे तो तुम्हारा वो कॉपी तुम्हारे भयंकर वाला काम आने वाला है। दूसरा, अपने को 4 पेन चाहिए, राइट। अभी 4 पेन क्यों चाहिए, पेन का बिजनेस करना है क्या, ऐसा नहीं है। एक हो गया ब्लू, एक हो गया ब्लैक, देन ग्रीन, देन रेड। तो यू कैन पिक कलर्स तुम्हारे हिसाब से। मैं एक कलर कोडिंग बता देता हूँ, तुम इसको ऑल्टर भी कर सकते हो। जैसे मानो कि अपने जो भी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लास का जो भी डिस्कशन है वो अपने ब्लू पेन से लिख लिए। अभी अपने जब क्लास का डिस्कशन कर रहे हैं उस समय तुम लोग के मन में कोई थॉट आया, होता है ना सेल्फ नोट जो अपने बगल में लिखते हैं, तो जो भी सेल्फ नोट्स है वो क्या किया अपने ग्रीन से लिख लिया, कैन बी डन। पर जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी फॉर्मूला है उसको अपने रेड से लिख लिया, और तुम लोगों ने जो खुद से प्रैक्टिस किया उसको ब्लैक से लिख लिया, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा कि कभी मानो मेरे को ये देखना हुआ, मेरे को मतलब तुम लोग को देखना हुआ कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने फॉर्मूला है, तो तुमको क्या करना है, जितना भी रेड वाला इंक है, तो जितने भी रेड में लिखा हुआ वो सारे फॉर्मूला है। क्लास डिस्कशन जितना भी ब्लू वाला है, अभी कोई ग्रीन वाला कुछ लिखा हुआ है लेकिन अपने को समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, तो अपने इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन वाला इज नॉट समथिंग जो क्लास में हाँ मैंने डिस्कस किया था। वो क्या है कि अपने लिख लिए थे खुद का अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ठीक है, हो सकता है उस समय कुछ मन में आया लिख लिया, अभी समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि अपने को, जैसे मानो कि मैथ का एक चैप्टर है, अपने उसका रिविजन करने के लिए कर रहे हैं, तो अपने को फॉर्मूला का रिविजन करना है तो रेड वाला को देख लिया, है ना। क्लास डिस्कशन देखना है, ब्लू वाले को लिख लिया। दिस विल एक्चुअली हेल्प, ये वाला कोडिंग अपने को मेंटेन करना चाहिए। अपने को एग्जामिनेशन के अंदर जो अपना फाइनल पेपर रहेगा उसमें अपने को सिर्फ ब्लैक पेन अलाउड है, या इसमें भी मैं स्पेसिफिकली बोल दूं तो ब्लैक बॉल पेन्स अलाउड इन एग्जाम। तो अपने जो फाइनल पेपर देंगे
उसमें अपने को सिर्फ ब्लैक बॉल पेन से ही लिखना है और कोई पेन अलाउड नहीं। ठीक, तो ये सारा जो पेन है ब्लू ग्रीन रेड, ये सारा अपना इंटरनल है, फाइनल पेपर में सिर्फ ब्लैक रहेगा। और उसमें भी बॉल पेन क्यों है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इंक पेन, जैसे मानोगे ना तुमने एकदम मस्त वाला पेपर लिख के आए, तुम्हें ना बहुत खुश हो, जैसे मानो कोई एक बच्चा है, ठीक है, ये इंटेलिजेंट बच्चा है, ये अकाउंट्स का ना पेपर जो है वो लिख के आया 100 मार्क्स का। कौन से पेन से लिख के आया, तो इसने जेल पेन से लिखा और एकदम खुश है, इसको लगता है ना इसका एकदम 100/100 आएगा वैसा वाला। अभी ये इन्विजिलेटर है, थोड़ा गुस्सा वाला है। सो ये जो है ना, ये कॉपी चेक कर रहा है। तो जब ये कॉपी चेक कर रहे हैं, उस समय क्या हुआ, इसके हाथ में एक गिलास पानी था। भाई कॉपी चेक कर रहे तो पानी हो ही सकता है हाथ में, तो मानो गलती से वो पानी जो है वो उसकी पेपर पे गिर गया, तो हो सकता है ना कि अपने जो भी लिख किया है वो यहाँ पे गायब हो गया। अच्छा, आज के दिन जो कॉपी होता है वो सारा डिजिटली चेकड होता है। डिजिटली मतलब कि सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में तुम्हारा सारा आंसर स्क्रिप्ट स्कैन हो जाता है, उसके बाद थ्रू आउट इंडिया जितने भी एग्जामिनर्स हैं उनके पास कॉपी जाता है, वो लोग कंप्यूटर में चेक करते हैं। तो इन्सुलेटर के हाथ से तो पानी नहीं गिर सकता, लेकिन कोई बंदा है जो कॉपी को स्कैन कर रहा है, राइट, उसके हाथ में कोई लिक्विड हो सकता है, वो गिर सकता है। तो ये ऑफिशियल रीजन है जिसके चलते कि जेल पेन या इंक पेन अलाउड नहीं होता। बेल जो बॉल पेन है वो सेफ होते हैं, उसमें स्पॉलेज का डर नहीं होता। तो ब्लैक बॉल पेन ही अपने को अलाउड है। सॉरी, ठीक है। सो देखो, टू सम अप वी नीड 6 कॉपी, वन फॉर ईच पेपर। 4 पेन अपने को लेकर आना है और अपने को फाइनल पेपर जो देना है वो ब्लैक पेन से देना है। अब ब्लैक पेन में भी तुम लोग डिसाइड कर लेना ओवर द टाइम कि कौन सा पेन तुमको सूट करता है, जिसमें राइटिंग अच्छा होता है, स्पीड में रहता है, तो उसको अपनी फ्रीज कर लेंगे। कमिंग टू कैलकुलेटर, तो देयर ओनली वन कैलकुलेटर जो अपने को लेना है, और वो है कैशियो MJ12D। ठीक है, सो दिस इज द कैलकुलेटर कैशियो MJ12D। इसका सप्लाई थोड़ा सा कम है, तो इसका ना वेरिएंट्स आता है, जैसे 120D या 12DA या फिर 12D+ या फिर 420D या J। तो ये सब कुछ भी नहीं चलेगा, है ना, सिर्फ MJ12D ये वाला अपने को लेना है। लोकल मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो अपने ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन कहाँ से लेना है, तो ऑनलाइन अपने को कैशियो इंडिया का वेबसाइट से ही लेना है, राइट। अपने क्या फ्लिपकार्ट से या अमेजन से ले सकते हैं क्या, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आई नो पीपल, है ना, ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं, तुम लोग जानते हो लोकल कैलकुलेटर मिलता है, हाँ, चाइना माल। तो कैलकुलेटर का जो डुप्लीकेट वर्जन होता है वो लोग मार्केट से खरीदते हैं, जो कि देखने में पूरा ओरिजिनल लगता है, और वो फ्लिपकार्ट और अमेजन में सेल करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे ओरिजिनल रहेगा, गारंटीड नहीं है। कैशियो इंडिया का वेबसाइट से लेंगे तो ओरिजिनल रहेगा। अब तुम बोलोगे ओरिजिनल से अपने को क्या मतलब, अपने को तो बटन दबाना है, आंसर आना चाहिए। 2+2 4 ओरिजिनल में भी आएगा, डुप्लीकेट में भी आएगा, तो ओरिजिनल क्यों लेना। तो तुम्हारा बात सही है, 2+2 4 दोनों में आएगा, लेकिन अगर अपने ओरिजिनल यूज करते हैं तो ये ज़्यादा स्मूथ होता है और इसमें स्पीड अच्छा होता है। तो वो स्पीड अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली क्या तो तुम लोग CBSE से हो तो वहाँ तो कैलकुलेटर था ही नहीं, तुम लोग इंटेलिजेंट हो, और ISC से हो तो वहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर था। बट विथ रिस्पेक्ट टू दिस कॉमर्स कैलकुलेटर, यहाँ पे क्या होगा कि जब तुम लोग इस पर काम करना शुरू करेगा तो एक पॉइंट के बाद जब तुम्हारा स्पीड डेवलप हो जाएगा तो वो डिफरेंस अपने को समझ में आएगा। तो मेरे साथ ऐसा है कि तुम अगर आज के दिन मेरे को 2 कैलकुलेटर देता है, वन इज ओरिजिनल एंड वन इज डुप्लीकेट, और मेरे को नहीं बताता है, तो मैं उस पर 1 मिनट काम करके बता पाऊंगा कि ये ओरिजिनल और ये डुप्लीकेट है ना, क्योंकि वो एफिशिएंसी डिफरेंस वहाँ पे दिखाई देता है। सो गेट दिस कैलकुलेटर, मैं बोलूँगा इसका 2 यूनिट ले लेना, 2 पीस ले लेना, क्योंकि एक बैकअप के लिए अच्छा रहता है, और कभी कभी 2 होता है तो अपना एफिशिएंसी बढ़ता है। देयर आर सम सम्स जहाँ पे 2 होने से अच्छा रहता है। एक से काम एब्सोल्युटली चलेगा, 2 सजेस्टेड है कि 2 ले लो।
ठीक है। डू रिमेंबर इसमें कोई वेरिएशन नहीं चाहिए, यही वाला चाहिए। इसका कोई भी भाई बहन दूर का रिश्तेदार है ना, मतलब ए प्लस वगैरह वो सब कुछ भी नहीं लगेगा। सो ये सारा जो अपने भी ज्ञान का बात किया था, कॉपी को लेके, पेन का कलर को लेके, पेन को लेके, कैल्सी को लेके, इसको लेके कोई मन में डाउट आ रहा है? एनीथिंग? नहीं। बढ़िया। ठीक है। सो अभी तो अभी दो चीज़ पे अपने को और बात करना है। एक तो भाई सीए बन के अपने क्या कर सकते हैं, अपने पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके बारे में अपने को एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, है ना। और दूसरा ये कि भाई डेफिनेटली भाई तुम्हारे मन में ये डाउट हो नहीं हो, बट स्टिल कि अपने को लगता है ना कि अपने जिस बंदे के साथ है, इज ही क्वालिफाइड इनफ, राइट। तो दो चीज़ है। एक, लेट मी शेयर माई स्टोरी विथ यू फॉर टू रीजन्स। एक तो यू विल गेट कन्वेक्शन, कन्वेक्शन रिगार्डिंग कि ठीक है भाई ये बंदा को आता है तो ही कैन गाइड अस। और दूसरा ये वेरी स्ट्रांगली कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो भाई। तो मेरा कोई लंबा चौड़ा स्टोरी नहीं है। मतलब काफ़ी लोगों को डाउट रहता है ना कि साथ में कर सकते हैं क्या, दो कोर्स को, तीन कोर्स को, या ये करना ठीक रहेगा या नहीं। तो वो सारा का एक तुमको एक हिंट मिल जाएगा। सो मेरा 11-12 मैंने किया था 2004-06 में, राइट। सो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम श्री जैन विद्यालय कोलकाता। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक मैं एक ही स्कूल में था, तो कभी टेंशन नहीं था कि भाई स्कूल चेंज करना है या वैसा कुछ। 6 to 9 आई वॉज इन सेंट जेवियर्स कोलकाता। तो वहाँ मॉर्निंग का बैच होता था, सुबह 6 बजे कॉलेज शुरू होता था और वो 9:30 9:40 अप्रॉक्स वो ख़त्म हो जाता था। तो पूरा दिन फिर हाथ में रहता था। कॉलेज जाना होता था क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस का बहुत ड्रामा रहता था, तो वो ऑप्शन नहीं है। बट अदर देन जेवियर्स जनरली कैलकाटा में अटेंडेंस को लेके उतना प्रेशर नहीं रहता। रिगार्डिंग दिस प्रोफेशनल थिंग, मैंने कॉलेज के साथ ही सीए और सीएस किया। तो फॉर्चुनेटली जो सीएस है वो कॉलेज के पहले हो गया था, क्योंकि सीएस में क्या होता है कि बैक टू बैक पेपर्स रहते हैं। जैसे सीए में हमने देखा था ना, इंटर के बाद 3 साल का आर्टिकलशिप है। तो सीएस में क्या होता है कि बैक टू बैक पेपर्स रहते हैं। तो कॉलेज का जो 5th सेमेस्टर है उसमें ही सीएस हो गया था। और मेरे टाइम पे क्या था कि सीपीटी था, सीए फाउंडेशन नहीं था। और सीपीटी और सीए इंटर के बीच में 1.5 साल का टाइम होता था उस समय। तो मेरा सीपीटी जो है वो हो गया था फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसके बाद फिर बाय द टाइम 5th सेमेस्टर सीए इंटर हो गया था। तो जब तक कॉलेज ख़त्म हुआ तब तक आई वाज अ कंपनी सेक्रेटरी। सीए इंटर कंप्लीट हो गया था। और साथ में क्योंकि मेरा, मैं तुम लोग को भी बोलूँगा कि जब कॉलेज शुरू होगा तो कॉलेज का जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, राइट। क्योंकि खाली पढ़ के कुछ नहीं होगा अपने को, है ना। वो पढ़ाकू कीड़ा टाइप का आदमी नहीं बनना जिसको किताब छोड़ के कुछ समझ में नहीं आता। अपने को एक प्रैक्टिकल बंदा बनना है जिसको सब कुछ आता है। तो अपने का जितना भी कॉलेज एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करना है, जिससे कि तुम्हारा मैनेजरियल स्किल, लीडरशिप स्किल, प्लस तुम्हारा एक अच्छा नेटवर्क ग्रो करे। बिना नेटवर्क के आज के दिन थोड़ा सा टफ है। सो विथ रिस्पेक्ट टू नेटवर्क, एक और बात मैं बोलूँगा कि बी एक्टिव ऑन इंस्टा एटलीस्ट। तो इंस्टाग्राम में या लिंक्डइन में, ये दो जगह तो एक्टिव अपने को रहना चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम प्लस लिंक्डइन। क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो ये, लिंक्डइन में तुमको प्रोफेशनल क्राउड मिलेगा, इंस्टाग्राम में तुमको कैजुअल क्राउड मिलेगा, राइट। या प्रोफेशनल बंदे का ही कैजुअल वर्जन तुमको इंस्टा में मिलेगा। तो वहाँ पे अपना जितना ज़्यादा नेटवर्क ग्रो करेगा वो अपने को बाद में उतना हेल्प करेगा। सो मैं कॉलेज में भी एवज सी आर फिर सी ए इंस्टीट्यूट का इलेक्शंस होता है स्टूडेंट एसोसिएशन का। तो जो ईस्ट इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है उसका मैं सेक्रेटरी था फॉर 2 इयर्स। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद, है ना, फिर वापस से वो क्वेश्चन आया कि भाई अभी क्या करें। तो मैंने फिर क्या किया था कि एक्चुरियल साइंस मैंने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शंस थे अलग अलग, एमबीए कर सकता था, सीएफए कर सकता था, या फिर एक्चुरियल साइंस। ये तीन बेसिकली मेरे माइंड में चल रहा था
एक कॉस्ट अकाउंटिंग भी चल रहा था। तो ये 4 के बीच में चूज करना था कि भाई CS खत्म हो गया ना, तो अभी अपने एक और कोर्स साथ में कर सकते हैं, CA तो चल रहा था। तो फिर आई वेंट विद दिस एक्चुरियल साइंस। तो उस समय हम लोग 4-5 दोस्त थे, टू बी स्पेसिफिक हम लोग 5 जन थे जिन्होंने एक्चुरियल साइंस करना स्टार्ट किया था। और पूरे कैलकाटा से हम लोग 5 जन थे, क्योंकि उस समय एक्चुरियल साइंस लोग उतना नहीं करते थे। तो हम 5 में से 2 फ्रेंड ने एक्चुरियल साइंस में करियर किया। वन इज क्वालिफाइड एक्चुअली एज ऑन डेट, एक का एक पेपर बाकी ये हो जाएगा। और बाकी जो 3 लोग थे, हम लोगों ने फिर एक्चुरियल साइंस से CA में अपना करियर शिफ्ट कर लिया। सो अब क्लियर सब फ्यू पेपर्स ऑफ एक्चुरियल साइंस। CA फाइनल के पहले ही हो गया था, पर CA फाइनल हो गया। CA फाइनल होने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग, है ना। तो फॉर अराउंड 5.5 ईयर्स में इंडस्ट्री में काम कर रहा था। 2011 से लेकर 2017 तक जो मेरा टाइम था, मैं जॉब में था। तो अलग अलग जगह था, अलग अलग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। जॉब के टाइम वापस से देखो, CA अभी हो गया था, CS अभी हो गया था। तो अभी क्या है कि मेरे पास वापस से स्पेस था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि इवनिंग में टाइम रहता है, वीकेंड्स पे टाइम रहता है। तो डेट टाइम आई डिड दिस कॉस्टिंग, है ना, ICWA। तो वो जो टाइम था 2012, 13, 14 का, उस टाइम पे मैंने कॉस्टिंग किया। उसके बाद फिर आई डिड IFRS सर्टिफिकेशन। देन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट से एक एसोसिएट कोर्स होता है, वो किया था इंश्योरेंस को लेके। देन फिर अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आई कंप्लीटेड MCOM, क्योंकि कभी भी कोई कहीं भी होता था तो भाई, दो यू आर ए CA, बट CA इज नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, वो प्रोफेशनल डिग्री है। तो मेरे को थोड़ा सा मन में रहता था कि भाई MCOM भी कर लेते हैं ना, क्या जाता है, एटलीस्ट बोलने के तो होगा कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट है। सो फॉर डैट रीजन भी MCOM भी कर लिया। और भी चीज़ पाइपलाइन में है जो लगता है कि हाँ अभी टाइम है, कर सकते हैं। बट दिस इज बाई एंड लार्ज माई प्रोफाइल एकेडमिकली की दीज आर द थिंग्स आई हैव डन। और प्रोफेशनली बहुत सारा चीज़ करने का मिला फ्रॉम 11 to 17। एक्चुरियल साइंस क्या होता है कि तुम्हारा इंश्योरेंस सेक्टर में, राइट, जैसे मानो कि अपने लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं ना, वी टेक मेडिकल इंश्योरेंस प्लान या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो उसमें क्या होता है कि जैसे तुम लोग LIC का एडवर्टीजमेंट देखता होगा, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, राइट, कि भाई तुम अभी प्रीमियम पेमेंट करो, तुम अगर मर जाता है तो तुमको इतना रुपया मिलेगा। तो क्या है कि LIC वाले पर्टिकुलरली वाइफ्स को एड्रेस करते हैं पॉलिसी के लिए कि भाई देखिए, आपका हस्बैंड अगर मर जाता है तो आपको इतना करोड़ रुपया मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ना वाइफ खुश हो जाती है, मरने के बाद भी पैसा मिलेगा। तो किसका मरने पे कितना रुपया मिलेगा, राइट। देन अगर मानो कि बिजनेस का अपने बात करें तो अलग अलग फैक्ट्री है, प्लांट्स है, ऑफिस है। वहाँ पे कभी भी ना कोई फायर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाता है, या फिर जैसे अभी अम्फान आया था ना, हर साल कोई साइक्लोन वगैरह आता ही रहता है हर साल या ऑलरेडी ईयर, उसके चलते कोई लॉस हो गया। तो वहाँ पे अगर इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी लेना है कि भाई आपका कोई नुकसान होगा तो विल पे, तो उसका प्रीमियम कितना होना चाहिए। देन मोटर इंश्योरेंस में क्या होता है कि मानो कि कोई आदमी गाड़ी चला रहा है और खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका डेथ हो गया। तो उस केस में जिसका डेथ हुआ है उसको कंपनसेट करना होता है। तो उसका कंपनसेशन कितना होगा डिपेंड करता है कि उस बंदे का प्रोफाइल क्या है, उसका एज क्या है, उसका इनकम क्या है, वो सारा चीज़ पे। तो इंश्योरेंस को लेके जितना भी कैलकुलेशन है, राइट फ्रॉम मेकिंग अ पॉलिसी टू रिस्क कैलकुलेशन टू प्रोविजनिंग एवरीथिंग, ये सारा कैलकुलेशन जो वो एक्चुअरीज करते हैं। तो मेनली इनका एप्लीकेशन इंश्योरेंस में है, फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट में भी देव गॉट एप्लीकेशन, बट प्राइमरली जो इनका एप्लीकेशन है वो इंश्योरेंस में है। दिस गुड थिंग, बट एट पार विद CA, है ना। सो इफ यू डू एक्चुअल साइंस पे क्या होता है, स्टैटिस्टिक पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो यू कैन डू एक्चुअल साइंस, यू कैन डू CA, लेकिन दोनों का करियर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो होता है ना कि अपने अगर मानो कि CA MBA कर रहा है तो अपने सेम लाइन में काम कर रहा है, बट अपने CA एक्चुअली कर रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन क्योंकि आई गॉट इंटरेस्ट इन नंबर्स, मतलब मेरे को मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, और एक्चुअल साइंस इज ऑल अबाउट नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स। तो इसलिए मैंने क्या है कि वो उसके कुछ पेपर्स मैंने किए थे। ठीक। तो अभी मेरे को बात करना है कि बीइंग अ CA, है ना, हाउ यू कैन एक्चुअली सर्व दी सोसाइटी, अपने क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है, क्या क्या करियर अपने बना सकते हैं। तो देखो, समझते हैं कि कंपनी में क्या क्या काम होता है, उस रिस्पेक्ट से ये चीज़ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
तो किसी भी कंपनी में जो सबसे ऊपर में जो बंदा होता है, राइट, मतलब किसी भी कंपनी में जो सबसे ऊपर बंदा होता है उसको अपने जनरली क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं या प्रमोटर बोलते हैं। तो गाय एट द टॉप, है ना, ये मान लो चेयरमैन हो गया या आपने इसको एमडी बोल दिया ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो पूरे हायरार्की को लीड कर रहे हैं। अभी मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर अलग अलग प्रोफाइल होते हैं, ठीक है। जैसे मानो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, लेकिन वो अकेला तो सारा काम नहीं कर सकता ना, तो उसकी टीम होती है, उसकी टीम को अपने क्या बोलते हैं, सी एक्स ओ। सी एक्स ओ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, तो अगर अपने इसको अलग अलग देखें कि एक्स क्या क्या मीनिंग ले सकता है, तो वन इज सी एफ ओ। सी एफ ओ का मतलब क्या पता है, व्हाट इज सी एफ ओ? सी एफ ओ सुना है कभी नाम? डेफिनेटली सुना होगा। तो सी एफ ओ चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। देन वी हैव दिस सी एम ओ, राइट। सी एम ओ क्या हो गया, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। देन सी एस ओ, चीफ सेल्स ऑफिसर। सी टी ओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। सी एच आर ओ, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, राइट। तो ये सब क्या हो गए, रेस्पेक्टिव वर्टिकल्स, मतलब रेस्पेक्टिव टीम के लीडर्स है। सो दिस वन मोर थिंग, कभी कभी क्या होता है कि इन सब के ऊपर सीईओ होता है, उसके ऊपर एमडी होता है, और कभी कभी जो एमडी होता है वही सीईओ होता है, इट डिपेंड्स। तो इसके ऊपर में एक सीईओ हो सकता है, और उसके ऊपर में एमडी या फिर चेयरमैन हो सकता है, या कभी कभी जो एमडी है वही सीईओ होता है, इट डिपेंड्स। इसको नोट करते रहना, ये रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा अपने को बाद में भी ये, किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर को समझने में। सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये हो गया चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, देन चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, ठीक है। अब देखो वी आर इनटू कॉमर्स एंड फिनांस, तो जनरली अपने पास जो ऑप्शंस रहते हैं, राइट, अपने इस वर्टिकल में फॉल करता है। ऐसा हो सकता है कि भाई तुम सीए हो लेकिन तुम्हारा मार्केटिंग में मन है, तो यू वेंट फॉर एमबीए इन मार्केटिंग और फिर तुम मार्केटिंग में घुस गए, वो अलग बात है, राइट, एक्सेप्शंस कैन ऑलवेज बी देयर, बट जनरली अपना जो प्रोफाइल रहता है वो सीएफओ वर्टिकल के नीचे रहता है। तो सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो जितना भी अकाउंट्स का, फाइनेंस का, टैक्सेशन का, बैंकिंग का जो भी काम है वो सारा सीएफए के कंट्रोल में रहता है। अब अपनी बात करते हैं कि भाई जो सीएफओ है उसके अंदर क्या क्या वर्टिकल्स रहते हैं। तो देखो सीएफओ के अंदर में क्या क्या प्रोफाइल हो सकते हैं। One is accounts, right? Then we can have this business analytics, जिसको अपने MIS भी बोलते हैं। है ना।
फिर फिनांस का एक वर्टिकल हो सकता है अलग से। टैक्सेशन मेनी टाइम्स अकाउंट्स के अंदर होता है, अकाउंट्स के बाहर होता है। तो ये अपने जो भी बात कर रहे हैं ये तुम समझो कि सब्जेक्टिव है। बहुत जगह क्या होता है कि कोई प्रोफाइल किसी के अंदर टैग होता है या किसी दूसरे के अंदर टैग होता है, बट एक ओवरऑल आइडिया अपने को यहाँ से मिल जाएगा। देन वी हैव दिस लीगल। और एक और बंदा यहाँ पे हो सकता है, वो हो गया तुम्हारा आईटी। इंटरनल ऑडिट। फाइन। अभी अकाउंट्स के अंदर फिर अपने वापस जाए तो अकाउंट्स के अंदर अपने पास क्या क्या ऑप्शन है। कंट्रोलर, controller, then we have got this business accounts, business accounts, then taxation, revenue assurance। फिनांस के अंदर इंटरनल फिनांस, एक्सटर्नल फिनांस। अगेन टैक्सेशन में सॉरी, we can have GST, और इनकम टैक्स। अभी देखो ये सारा जो चीज़ है ना, ये है क्या अपने समझते हैं। तुम लोग बता सकते हो कि अपने जो अकाउंटिंग करते हैं वो किस सॉफ्टवेयर में करते हैं, एनी रफ आइडिया। आज से दादाजी के टाइम पे तो अकाउंटिंग जो है वो लाल खाता में होता था, है ना, कॉपी में करते थे। आज के दिन जो अकाउंटिंग करते हैं वो किस सॉफ्टवेयर में करते हैं, एनी आइडिया। ओके, एक्सेल, ठीक है। व्हाट एल्स, टैली, और कुछ, और कोई सॉफ्टवेयर का नाम सुनाऊं, एक्सेल का, टैली का। ERP, ओके। और कुछ याद करो कभी, है ना, घर पे बात हो रही हो कि भाई इस सॉफ्टवेयर में काम होता है, वैसा कुछ भी नहीं। चलो, तो सबसे पहले ये ERP का मतलब क्या होता है। ERP मतलब हो गया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ERP का पहले क्या होता था, जैसे मानो कि मेरी 10 ऑफिस है, तो मैं इस ऑफिस में अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो दूसरे ऑफिस में जो अकाउंटिंग हो रहा है वो अलग हो रहा है, तीसरे में अलग हो रहा है ना।
लेकिन तुम सोचो मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स बर्गर बेच रहे हैं, तो मैकडोनल्ड्स अगर इंडिया में बर्गर बेच रहे हैं तो उसका यूएस में जो हेड ऑफिस है उसको कैसे पता चलेगा कि इंडिया में कितना बर्गर बिका? तो देयर हैज़ टू बी सम सिस्टम जो कि रियल टाइम इंटीग्रेटेड हो। जैसे इंडिया में बर्गर बिकेगा वैसे ही यूएस का अगर अकाउंट्स अपडेट हो गया तो उसको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन रहेगा ना कि भाई कितना सेल्स हो रहा है वो सारा चीज़। तो ईआरपी क्या करता है, अपने जितने भी डिफरेंट ऑफिस लोकेशंस हैं उन सबको कनेक्ट करके रखता है। तो एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जहाँ से अपने सारा ट्रांजेक्शन को कर पाते हैं। तो आज के दिन जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ईआरपी जो है वो इनेबल्ड होता है। सो दिस टैली विच इज़ वेरी कॉमन, देन एसएपी होता है, ओरेकल होता है, और फिर कस्टमाइज्ड होते हैं। ठीक है, कस्टमाइज मतलब मैनी मिसलेनियस सॉफ्टवेयर। इसमें से देखो सबसे कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर क्या है, वो है एक्सेल, टैली, और थोड़ा सा अपने एडवांस में जाए बड़ी कंपनी का बात करें तो वहाँ पे एसएपी इंस्टॉल्ड रहता है। अब होता क्या है, व्हाट इज दिस आईटी प्रोफाइल? अगर तुमको किसी कंपनी में एसओपी इंस्टॉल करना है, एसएपी एक सॉफ्टवेयर का नाम है, तो एसएपी इज नॉट लाइक टैली की, मानो कि अपने टैली का लाइसेंस लिया और उसमें अकाउंटिंग करना शुरू कर दिया। एसएपी जो है उस इज लाइक कि अपने कोई ज़मीन खरीदा है और अपने को उस पर बंगलो बनाना है, तो इट टेक्स टाइम। तो अपने को अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है उसको सॉफ्टवेयर में डालना एक काम होता है वहाँ पे। तो विथ रिस्पेक्ट टू एसएपी ओरेकल, ये सारा जो काम है मतलब टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये सारा कौन करता है? ये आईटी का बंदा करता है, मतलब जो इंजीनियर्स होते हैं। लेकिन एक सीए भी चाहिए जो इनको असिस्ट कर पाए, क्योंकि अगर मानो कि एक अकाउंटिंग बंदा साथ में नहीं है तो सिर्फ जो तुम्हारा आईटी वाला बंदा है वो अपने अकाउंट्स को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएगा। तो आईटी वाला बंदा क्या होता है, इसका रोल होता है कि एक ब्रिज बनना। ठीक है, जो आईटी वाला जो बंदा होता है वो एक ब्रिज होता है, किसके बीच में? तुम्हारा टेक्निकल बंदा के बीच में और कंपनी के बीच में। तो टेक्निकल बंदा को जो भी चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है वो सारा को उसके लैंग्वेज में, या फिर अकाउंट्स का चीज़ कैसे वहाँ पे हो, या टेक्निकल बंदा ने जो सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन किया है उसका टेस्टिंग करना कि अपने कोई एंट्री मार रहे हैं तो वो ठीक से फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारा काम ये आईटी वाला बंदा करता है। राइट, सो आईटी इज वन प्रोफाइल। इसके बाद अपने आते हैं लीगल में। सो जो लीगल वाला प्रोफाइल है ये क्या हुआ कि कंपनी का जितना भी लीगल मैटर्स है उसको देखना। तो कंपनी का लीगल मैटर्स मतलब भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बहुत सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है टाइम टू टाइम। तो वो क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, राइट। उसके बाद सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ही नहीं, और भी बहुत सारा चीज़ होता है ना, पीएफ होता है, ईएसआई होता है, आरबीआई का रिक्वायरमेंट्स होता है, सेबी का रिक्वायरमेंट्स होता है। तो जितना भी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका जो जो रिक्वायरमेंट है उसको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो टाइमली उनको सबमिट करना। या कंपनी के ऊपर कोई मान लो लीगल मैटर में कंपनी का कोई क्लैरिटी चाहिए, या मान लो कंपनी के पास कोई नोटिस आया है तो उन सब चीज़ों को एड्रेस करना। तो ये हो गया अपना लीगल वाला प्रोफाइल। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस फिनांस? तो फिनांस वाला जो प्रोफाइल है, देखो यहाँ पे हमने यहाँ दो चीज़ लिखा है, एक इंटरनल फिनांस और एक एक्सटर्नल फिनांस। तो इंटरनल फिनांस मतलब क्या हुआ कि भाई होम अफेयर्स, राइट। और एक्सटर्नल फिनांस का मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो पैसा है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, राइट। तो तुम अगर अपने घर में देखोगे तो मैनी टाइम्स जो घर में मॉम्स होती हैं वो जो है वो इंटरनल फिनांस मैनेजर होती हैं। उनके पास एक मंथली बजट होता है जिसमें वो लोग घर को दे टेक केयर, राइट। एक्सटर्नल फिनांस इज लाइक कि अपने पास अलग से रुपया पड़ा हुआ है, उसको अपने को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। उससे कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेनी है, उसको शेयर मार्केट में लगाना है, उसको गोल्ड बुलियंस में लगाना है, राइट। उसको एफडी करना है या उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाना है, किधर लगाना है। तो तुम सोचो तुम्हारे पास अगर 10,000 करोड़ रुपया है, राइट, तुम्हारे पास 10,000 करोड़ रुपया है तो तुम क्या करोगे उसका? तो तुमको उसको प्लान करना होगा ना, जिससे कि वो रुपया अपना रिस्क वाले जगह पे इन्वेस्ट भी नहीं हो और अपने को वहाँ से कुछ रिटर्न्स भी मिलते रहे। तो दिस इज एक्सटर्नल फिनांस। इंटरनल फिनांस मतलब तुम्हारा बहुत सारा ऑफिस है, बहुत सारा फैक्ट्री है, तुमको डेली बहुत सारा जन को पेमेंट करना होता है, डेली बहुत सारा कस्टमर से तुम्हारे पास पेमेंट आता है, तो वो सारा रुपया का फ्लो को मैनेज करना, डेट इज इंटरनल फिनांस। तो फिनांस के अंदर
तो फिनांस के अंदर जो है आदित्य मैं समझा नहीं, फाइनेंस के अंदर जो है दो चीज़ें, एक होता है इंटरनल मैनेजमेंट और एक होता है कि अपने उस रुपया को कहाँ पे इन्वेस्ट करें। समझ में आ रहा है ना? आई मीन कहीं अभी तक का डिस्कशन में कोई मन में क्वेरी है तो बताओ, जो भी अपने बात कर रहे हैं, राइट? इट मेकिंग सेंस? समझ पा रहे हो? कुछ भी होगा है ना, लेट मी नो, विल हैव अ डिस्कशन। बट ये समझना ज़रूरी है क्योंकि भाई अपने सीए बन के करेंगे क्या, वो पता होना चाहिए, राइट? इट्स नॉट कि मतलब आज तक अपने हाफ पैंट में घूमते थे और सीए फाइनल का रिजल्ट आ गया तो अपने सीए बन गए, है ना? तो अभी अपने टाई वाई सूट लगा के घूम रहे, तो भाई आदमी का नॉलेज तो वही है। ओके, पैसे के बारे में नहीं नहीं, 10,000 करोड़ इज नॉट अ बिग अमाउंट अगर अपनी बड़ा कंपनी का बात करें तो, राइट? मतलब तुम सोचो कि 2-4 लाख रुपया इन्वेस्ट करना होगा तो उसको फिर सीए को हायर क्यों करना है? लीगल इज लाइक निधि, होता क्या है कि कंपनी के अंदर ना बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटी होता है। जैसे मानो तुम्हारा फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं तो अपने को लेबर लॉ के साथ कंप्लाई करना होता है। तुम्हारा फैक्ट्री का जो वेस्टेज है, राइट, मतलब फैक्ट्री में सामान बन रहा है उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे अपने डिस्पोज करेगा, उसके ऊपर इन्वायरमेंटल लॉ होता है, उसको देखना होता है। अपने जब कोई ज़मीन खरीदने जाता है तो लैंड एक्विजिशन एक्ट होता है हर स्टेट का अलग अलग, उसको देखना होता है, राइट? फिर उसके बाद अपने कंपनी में जितना भी मीटिंग्स वगैरह होता है उन सारा मीटिंग्स का रिपोर्टिंग करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट टू एम्प्लॉय। वहाँ पे प्रोविडेंट फंड एक्ट होता है, ईएसआई एक्ट होता है। तो बहुत सारा लॉ है जो कि एक बिजनेस में एप्लीकेबल होता है। तो उन सारा लॉ का कंप्लायंसेस को टेक केयर करना, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको टेक केयर करना, और कहीं पे अगर लीगल ओपिनियन चाहिए तो वहाँ पे हेल्प करना। तो ये तुम्हारा लीगल वाला प्रोफाइल हुआ। इसके बाद फिर देखो इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या हुआ। इंटरनल ऑडिट इज लाइक कि भाई आज तुम्हारे बिजनेस में काम तो हो रहा है ना? अब तुम खुद सोचो कि यू आर ए बिग गाय, तुम्हारा, तुम रतन टाटा है या तुम मुकेश अंबानी है, राइट, या तुम बिल गेट्स है, तो तुम्हारा उतना बड़ा बिजनेस है। तो तुम्हारा अगर उतना बड़ा बिजनेस है तो अभी तुम डेली बेसिस पे थोड़ी सब आदमी को देख पाएगा कि कौन क्या काम कर रहा है ना? कहीं पे कोई बदमाशी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं पे कंट्रोल गैप है कि नहीं है। तो अपने क्या करते हैं, वी अपॉइंट ऑडिटर्स। ऑडिटर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल ऑडिटर का मतलब क्या हुआ, जो कंपनी के पेरोल में है और जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये मैंने ऑडिट किया, इसका ये फाइंडिंग है। एक्सटर्नल ऑडिटर का मतलब क्या हुआ, जो कि तुम्हारे कंपनी के पेरोल में नहीं है, उनसे अपने ऑडिट करवाते हैं एंड दे रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, राइट? दो अलग अलग चीज़ें। तो बीइंग अ सीए अपने दो तरह के ऑडिटर बन सकते हैं। एक जो कि किसी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, राइट? तो तुम इसको ऐसा समझो कि तुम दो तरह का डॉक्टर बन सकते हैं। एक जिसका पर्सनल चैम्बर है, तो तुम लोग को कभी भी बुखार होता है या कुछ होता है तो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर का खुद का पर्सनल चैम्बर होता है, वो कंसल्टेंसी देता है तो अपने उसको दिखाते हैं, फ़ी पेमेंट करते हैं। और एक वो डॉक्टर होता है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्प्लॉय होता है तो दोनों डॉक्टर, लेकिन दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो वैसे ही जो ऑडिटर्स है, एक होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर, कि भाई आज मेरे को मेरा बैलेंस शीट पे किसी सीए का साइन करवाना है, तो मैं जिससे साइन करवाऊंगा वो एक्सटर्नल ऑडिटर है, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा, उसका काम ही यही है कि वो इंडिपेंडेंट है और वो लोगों का अकाउंट्स देख के उसको वैलिडेट करता है, राइट? और एक हो गया कि मैंने खुद अपने टीम के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रख लिया, जिसका काम क्या है कि मैंने उसको बोला कि भाई तुमको ये इंश्योर करना है कि अपना जो रेवेन्यू उसमें लीकेज नहीं हो, अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो कंप्लायंस है वो ठीक से हो, वो सारा चीज़। तो वी कैन बी इंटरनल ऑडिटर, वी कैन बी एक्सटर्नल ऑडिटर एज वेल। तो ऑडिट के अंदर, है ना, ऑडिट के अंदर सो ऑप्शन है कि भाई इंटरनल ऑडिटर अपने हो सकते हैं, वी कैन बी स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब अपॉइंटमेंट बाय द स्टैट्यूट या लॉ। स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। देन वी हैव दिस बिजनेस एनालिटिक्स
बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब क्या हुआ, वो लोग जो कि कंपनी का बैलेंस शीट पे या कंपनी का तुम्हारा क्वांटिटेटिव डेटा पे क्वालिटेटिव डेटा पे एनालिसिस करते हैं, है ना। जैसे कि तुमको बिजनेस में ये इंश्योर करना होता है ना कि तुम जो सामान बेच रहे हैं, तुम्हारा कंपटीटर उस सामान को कितना रुपया में बेच रहा है, तुम करंट ईयर में इतना कमाया, लास्ट ईयर में कितना कमाया, उसके पहले कितना कमाया, तो तुम्हारा ग्रोथ कितना हो रहा है, आने वाले 5 साल में तुम कितना प्रोजेक्टेड तुम्हारा बैलेंस शीट है, पीएल है, मतलब 5 साल में तुम और कितना अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहेगा, तुम अभी क्या सामान बेच रहे हैं, तुम और क्या क्या सामान बेच सकते हैं, राइट। तो जितना भी एनालिसिस वाला पार्ट होता है ना बिजनेस को लेके, वो सारा काम जो है वो एमआईएस टीम या बिजनेस एनालिटिक्स टीम करती है। अकाउंट्स के अंदर अगेन वी हैव गॉट मल्टीपल प्रोफाइल। तो वन इज दिस रेवेन्यू एश्योरेंस। रेवेन्यू एश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि अपना जो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मानो तुम इन्फोसिस में हैं, अभी तुम सीए इंस्टीट्यूट के साथ बात किया कि तुम्हारा जितना भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो सारा इन्फोसिस टेक केयर करेगा। तो सीए इंस्टीट्यूट और इन्फोसिस के बीच में एक रेवेन्यू अग्रीमेंट होगा कि क्या क्या सर्विस देने से क्या क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू का अकाउंटिंग कब कब करना है, राइट। तो वो सारा काम कि भाई अपना रेवेन्यू को कंट्रोल करना, कहीं रेवेन्यू में कोई लीकेज तो नहीं है, प्लस रेवेन्यू का जो अकाउंटिंग है वो जो काम है वो अपना रेवेन्यू एश्योरेंस वाला टीम करता है। टैक्सेशन यू नो, जीएसटी और इनकम टैक्स। जीएसटी मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी और इनकम टैक्स को लेके जो भी कंप्लायंसेस है वो सारा टैक्सेशन टीम टेक केयर करता है। इसमें भी दो होता है, एक होता है कि कंपनी का इंटरनल टीम जो कि सारा टैक्स रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एक होता है एक्सटर्नल कंसल्टेंट कि अपने को ओपिनियन लेना होता है। तो टैक्सेशन में भी एक तो अपना कंपनी का आदमी होता है जो टैक्स को टेक केयर करता है, एक होता है अपने एक्सटर्नल कंसल्टेंट से एडवाइस लेता है टैक्सेशन को लेके, राइट। तो अगेन टैक्स को लेके एक तो हो गया कंसल्टेंट, राइट, और एक हो गया अपना एम्प्लॉय। ये दो चीज होते हैं। देन बिजनेस अकाउंट्स एंड कंट्रोलर। सो बिजनेस अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि डे टू डे ऑपरेशंस को जो देखता है, डे टू डे ऑपरेशंस, जैसे अगर मानो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी है तो उसका बहुत सारा ब्रांच होगा, है ना, मे बी इन थाउजेंड्स या हंड्रेड्स। हर ब्रांच पे डेली पॉलिसी बिक रहा है, पॉलिसी बिक रहा है तो उसका पैसा आ रहा है, उसका अकाउंटिंग हो रहा है। तो डेली बेसिस पे मेरा सामान बिक रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, वो सारा जो काम है वो सारा काम करता है बिजनेस अकाउंटिंग टीम। तो बिजनेस अकाउंटिंग टीम जो कि डेली ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, उसको पता है किससे सामान आ रहा है, किसको सामान जा रहा है, कितना रुपया आ रहा है, कितना रुपया जा रहा है, वो सारा चीज़, राइट। जो कंट्रोलर वाला बंदा है ना, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है ओवरऑल फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इसको डेली बेसिस पे नहीं पता कि कितना क्या हो रहा है, इसको नहीं पता कि भाई कोई पर्टिकुलर सप्लायर जो है उससे क्या सामान आ रहा है या क्या सामान जा रहा है, बट ओवरऑल बिजनेस का जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो है, राइट, उन सब पे जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोलर का होता है। तो कंट्रोलर इज दी बंदा जो कि बैलेंस शीट पीएल को बनाता है ना। तो अपने बोलते हैं ना कि अपने को बैलेंस शीट बनाना है या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाना है। सो फाइनली जो कंट्रोलर वाला बंदा होता है इसके हाथ में वो सारा चीज़ होता है। ये इंश्योर करता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ चीज़ें कंप्लाइड है कि नहीं है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो कंप्लायंस है वो ये बंदा टेक केयर करता है। तो तुम सोचो कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने पास इतना सारा ऑप्शन है, अपने इतना सारा अलग अलग एरिया में काम कर सकते हैं ना। यू कैन बी ए आईटी गाय अगर तुम टेक्निकल बंदा है तो, तुम अकाउंट्स के अंदर भी यू कैन बी ए कंट्रोलर जो कि बैलेंस शीट पीएल फाइनली बनाएगा, यू कैन बी ए बिजनेस अकाउंटेंट जो कि डे टू डे ऑपरेशन देखेगा, यू कैन बी इन रेवेन्यू एश्योरेंस टीम जिसको इंश्योर करना है कि रेवेन्यू लीकेज नहीं है,
यू कैन बी इन टैक्सेशन, फर्दर टैक्सेशन में भी जीएसटी अलग है, इनकम टैक्स अलग है। यू कैन बी ऑडिटर, ऑडिटर में भी यू कैन बी अ प्रैक्टिशनर जो खुद का काम कर रहा है या किसी कंपनी में काम कर रहा है, राइट, एज ए इंटरनल ऑडिटर। देन तुम एमआईएस टीम का पार्ट बन सकता है, जहाँ पे तुम्हारा काम होगा कि बिजनेस डिसीजंस में या प्लानिंग में हेल्प करना। फिनांस में यू कैन मैनेज इंटरनल फिनांस, यू कैन मैनेज एक्सटर्नल फिनांस। देन तुम लीगल वाली टीम में जा सकते हो। तो तुम कैन यू सी नाउ कि, और ये मैंने जितना भी बॉक्सेस बनाया है ना एकदम, जो फाइनल लास्ट वाला जो बॉक्स है, ये सारा अपने आप में एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई करियर ऑप्शन अच्छा है या कोई ख़राब है, डिपेंड्स कि अपना इंटरेस्ट कहाँ पे। बट इतना सारा काम जो है वो अपने कर सकते हैं, राइट। अभी आज के दिन अपने को समझ में नहीं आएगा कि अपने को क्या काम अच्छा लगता है या नहीं लगता है, बट विल ट्राई कि बाय द टाइम अपना सीए इंटर हो जाता है तो अपने को थोड़ा सा समझ में आए कि किस एरिया में अपना इंटरेस्ट है। और बाय द टाइम अपना आर्टिकलशिप हो जाता है, 3 साल का जो ट्रेनिंग है, तब तक अपने को क्लैरिटी आ जाए कि अपने को किस एरिया में जाना है। क्योंकि अगर अपने एक एरिया में अपने आप को फोकस कर ले तो ग्रोथ का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, राइट। मतलब यू कैन बी अकाउंटिंग गाय, ऑडिट गाय, टैक्सेशन गाय, तुमको सारा नॉलेज हो सकता है डेफिनेटली, बट कोशिश करना चाहिए कि अपना स्पेशलाइजेशन कोई एक एरिया में हो। तो इसमें क्या है कि अगेन अगर अपने को कोई पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है तो अलोंग विथ सीए देयर आर सम कोर्सेज जो अपने सोच सकते हैं, अभी नहीं सीए इंटर के बाद, है ना। अगर अपने को इनमें से कोई, जैसे मानो कि अगर तुम्हारा आईटी में इंटरेस्ट है तो तुमको डेफिनेटली कोडिंग सीखना चाहिए। एंड कोडिंग इज वन थिंग जो मैं बोलूँगा, तुम्हारा आईटी में इंटरेस्ट है या नहीं है, तुमको कोडिंग आना चाहिए। कोडिंग का मतलब आज के दिन में जैसे पाइथन इज वन वन लैंग्वेज, आई डोंट नो तुमने सुना है कि नहीं सुना है, राइट। सो पाइथन जो है वो तुमको आना चाहिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि चीज़ें ऑटोमेट हो रही है, तो वहाँ पे अगर अपने को ये सब नहीं पता होगा तो विल आउट ऑफ द मार्केट। देन अगर तुम्हारा अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो आईएफआरएस के ऊपर तुम्हारा अच्छा ग्रिप होना चाहिए, राइट। देन एक्सेल इज वन थिंग जिस पे अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए। अभी कुछ कोर्स करने का दरकार नहीं अलग से एक्सेल का, इंटर के बाद ट्रेनिंग होगी, उसके बाद वी कैन डू। तुम्हारा अगर फिनांस में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर सी एफ ए, यू कैन गो फॉर सी एफ ए, वहाँ तुमको फिनांस का अच्छा नॉलेज मिलेगा। अगर तुमको लीगल मैटर्स में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर सी एस या फिर एल एल बी, राइट। यहाँ से तुमको लॉ का अच्छा एज मिल जाएगा। और इन जनरल हमेशा कभी भी तुम्हारा मन करे तो यू कैन डू एम बी ए अलॉन्ग विथ सी ए। तो एम बी ए करने से क्या होता है कि मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन आ जाता है, तो इट्स गुड। आई एम नॉट सेइंग कि एम बी ए करना ही चाहिए वैसा कुछ भी, बट अगर तुम्हारा मन हो तो कर सकते हो, बट जो भी करना है वो सी ए इंटर के बाद करना है, राइट। दीज आर द थिंग्स। एक्चुअल साइंस अगेन यू कैन डू, बट एक्चुअल साइंस थोड़ा सा क्या होता है ना कि डिफरेंट चीज़ हो जाता है, तो फिर अपने को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम चूज करना होता है कि एक्चुअली में करियर बनाना है या सीए में करियर बनाना है। बट इन सब के साथ वो देखना नहीं होता। फर्दर अगर तुम अकाउंट्स के अंदर जाना चाहता है तो यू कैन गो विथ सी पी ए। सी पी ए मतलब चार्टर्ड अकाउंट, चार्टर्ड सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे इंडिया का सी ए होता है तो यूएस का सी पी ए होता है, तो तुमको यूएस का क्लाइंटेल मिल सकता है या यूएस कंपनी में तुमको एक एडवांटेज मिल सकता है, वो सारी चीज़, राइट। सो बाई एंड लार्ज ये ब्रीफिंग मेरे को करना था जिससे कि अपने को एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि अपने किस प्रोफेशन में है और अपने क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी बताओ, मतलब तुम लोग को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ लग रहा होगा यार इतना सारा चीज़ है, तो वैसा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट अभी इसको देख के कैसा लग रहा है, मतलब इतना तो समझ में आ रहा है ना कि वी आर इन इनटू समथिंग जो कि काफ़ी बड़ा है और करने के लिए काफ़ी कुछ है। तो अभी वी आर ओपन टू डिस्कशन। तुम्हारे जो भी डाउट्स वगैरह है बताओ, वी कैन हैव डिस्कशन इन सारी चीज़ों को लेके। और भी कोई डाउट वाउट है कोर्स को लेके, कोई और कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो भी उस पर अपने बात कर सकते हैं।
ये के साथ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैसा है? एक्सीलेंट आइडिया था ना। मतलब क्योंकि देखो देर आर है ना फ्यू एरिया जो कि अपना लाइफ का इंटीग्रल पार्ट हो गया आजकल। जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, हर किसी को आना ही चाहिए, है ना। एक्सेल है, हर किसी को आना ही चाहिए। तो वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग जो कि बहुत कॉमन हो गया। तो अगर अपने आगे जाके कोई भी बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो अपने को जो भी करना है डिजिटली ही करना होगा। तो इफ तुम्हारा अगर मन है तो तुम डेफिनेटली उसके साथ करो, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा तुम ये समझो कि अपने पास तुमको कोई भी चीज़ जो अभी करना है वो छोटा करना है, काफ़ी बड़ा नहीं करना है। आई मीन जो एडिशनल कोर्स है उसमें तो तुमको अगर साइड में कुछ डिजिटल मार्केटिंग करना है तो चलो तुम नेक्स्ट एक महीना, है ना, मतलब एक महीना मतलब एक महीना, तो तुम एक महीना तक थोड़ा बहुत कर सकते हैं, दिसंबर तक थोड़ा सा कर सकते हैं। दिसंबर के बाद तुमको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अपना फाउंडेशन का फिर ऑब्लिगेशंस आ जाएगा, पढ़ाई का प्रेशर आ जाएगा। और उसके बाद तुम्हारा इंटर का जो 8 महीना होगा वहाँ पे तुमको टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी तुम्हारे पास एक डेढ़ महीना है, तुम कुछ कर सकते हैं। और फाउंडेशन का एग्जाम्स देने के बाद वापस तुम्हारे पास एक डेढ़ महीना होगा जहाँ पे तुम साइड में कुछ कर सकते हैं। राइट, हाँ। तो साइड में एक दो महीना वाला चीज़ जो है वो अपनी अपने कर सकते हैं। कोई भी बड़ा चीज़ अभी अपने को नहीं करना है, वो अपने को इंटर के बाद करना है। राइट, बड़ा चीज़ में जो अभी अपने कर सकते हैं वो CMA है, चार्टेड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो CMA का क्या है कि जो करिकुलम है वो CA से मिलता जुलता है। तो वहाँ पे क्या एडिशनल प्रेशर उतना नहीं आता और साथ में एक और अपना क्वालिफिकेशन हो जाता है। बीकॉम देखो सुबोध, ऐसा है कि बीकॉम का जो करिकुलम है ना वो CA में पूरा पूरा कवर हो जाता है। पूरा पूरा मतलब नॉट 100% बट बाई एंड लार्ज। तो अपने को एब्सोल्युटली CA पे फोकस करना चाहिए। बीकॉम को एकदम टेंशन ही मत लो क्योंकि मैं बीकॉम पे वी विल हैव ए सेपरेट डिस्कशन। तुम बीकॉम के अंदर हर सब्जेक्ट में एक दो तीन चैप्टर्स हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। जैसे अकाउंटेंसी में देयर 2-3 चैप्टर्स बीकॉम में जो कि CA में नहीं है ना। स्टैटिस्टिक्स में देयर 2 चैप्टर्स जो कि यहाँ पे नहीं है। इकोनॉमिक्स यहाँ कवर हो जाता है, लॉ यहाँ पे कवर हो जाता है। मैनेजमेंट वहाँ पे थोड़ा सा अलग है जो यहाँ पे नहीं है। तो बीकॉम इज समथिंग जो अपना आराम से मैनेज हो जाएगा। तो अपना टोटल फोकस शुड बी ऑन CA। और अपने को ये ध्यान रखना है कि CA अपने को एक बार में करना है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ CA। वन इज फर्स्ट अटेम्प्ट CA, वन इज रैंक होल्डर CA एंड वन इज मल्टीपल अटेम्प्ट CA। राइट, ये वाला चीज़ हमेशा याद रखना कि जो CA होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं रैंक होल्डर CA, एक होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट CA और एक होते हैं मल्टीपल अटेम्प्ट CA। तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट में वैल्यू है वो रैंक होल्डर CA का है और फर्स्ट अटेम्प्ट CA का। तो अपने को हमेशा इन दोनों में से ही कुछ बनना है। वी शुड ट्राई फॉर रैंक। रैंक नहीं आएगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट CA तो बनना ही है। और नहीं हुआ तो चलो ठीक है, फिर ये वाला बन गया। लेकिन ये अपना फोकस होना चाहिए। IT में कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस नीलकांत, IT में यू कैन प्रैक्टिस और बहुत अच्छा एरिया है। आई एम टेलिंग IT के अंदर ना डाउन द लाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इस पे बहुत काम चल रहा है। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो ऑटोमेट हो रहे हैं। जैसे मानो कि पहले क्या होता था कि अपने कोई सामान खरीदते थे तो उसका जर्नल एंट्री अपने हाथ से पास करते थे। लेकिन अभी तुम फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदेगा तो उसका अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम पास करता है, कोई आदमी पास नहीं करता। राइट, एक आदमी है जो देखता है ओवरऑल कि चीज़ें ठीक से हो रही है कि नहीं, लेकिन सारा अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम पास करता है। जितना भी बैलेंस शीट PL है वो अपने आप बन के आता है। तो धीरे धीरे जितने भी बिजनेस हैं वो ऑटोमेट होंगे। तो IT इज वन एक्सीलेंट एरिया। मतलब इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स अपने काम कर सकते हैं। वी कैन बी ए इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट या किसी कंपनी के साथ भी कर सकते हैं। MBA इन मार्केटिंग इज गुड श्वेता, थोड़ा सा है ना डिफरेंट आइडिया हो जाता है क्योंकि CH कंप्लीट इन फिनांस फिर अपने मार्केटिंग करें। बट अगेन लोग करते हैं जिनका मार्केटिंग में इंटरेस्ट होता है वो CA के बाद भी मार्केटिंग वाला चीज़ करते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ वेरी कॉमन बट अपने कर सकते हैं। बट डू रिमेंबर अपने कभी भी MBA करे तो अपने को टॉप 10 कॉलेज से करना है। MBA समथिंग जो अगर अपने किसी भी कॉलेज से करता है तो उसको करके कोई मतलब नहीं है ना? अपने को हमेशा MBA टॉप 10 या टॉप 15 कॉलेज से ही करना है।
Rajdeep, you want to take admission in IGNOU and then completely focus on CA. So this is okay, but not the best option. Why I'm saying so? अभी भी क्या होता है ना कि अपना देश में बहुत लोगों का ट्रेडिशनल माइंडसेट है। ट्रेडिशनल माइंडसेट का मतलब क्या हुआ कि वो लोग पूछते हैं भाई बीकॉम किया, हाँ किया, तो बीकॉम रेगुलर से किया या करेस्पॉन्डेंस से किया, करेस्पॉन्डेंस से किया, तो दे फील है कि यार बीकॉम करेस्पॉन्डेंस से किया, तो मेजरली तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर पॉसिबल हो तो बीकॉम के अंदर ना बहुत सारा नॉन अटेंडिंग कॉलेज होता है, या ज़्यादातर कॉलेज नॉन अटेंडिंग ही होता है बीकॉम में, कि भाई तुमको कॉलेज जाना नहीं है ना, अपने कॉलेज में एडमिशन ले लिए बट कॉलेज अपने को जाना नहीं है। तो अगर तुमको कोई भी वैसा कॉलेज मिल जाता है जो कि मॉर्निंग या इवनिंग का हो, डे कॉलेज में जाके कोई मतलब नहीं है, जहाँ अपने को कॉलेज नहीं जाना है, सो वो बेस्ट है, क्योंकि वो इग्नू के बराबर हो गया। इग्नू में क्या होता है, अपने को खाली फाइनल पेपर जाके बैठना होता है। तो कोई नॉन अटेंडिंग कॉलेज है तो उसमें भी अपने को फाइनल पेपर में ही बैठना है, बीच में कभी कॉलेज नहीं जाना। सो वैसा कोई कॉलेज तुमको मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट का मिल जाता है तो वो बेस्ट ऑप्शन है, जो डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर वैसा कुछ भी नहीं मिलता है तो ठीक है, वी कैन गो फॉर इग्नू। इसका बोलने का सिर्फ ये रीज़न है कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई रेगुलर बीकॉम किया या करेस्पॉन्डेंस की, तो तुमको प्रेशर इधर भी नहीं आएगा, तुम इग्नू करो या फिर नॉन अटेंडिंग कॉलेज से बीकॉम करो, दोनों ही चीज़ में प्रेशर फील नहीं होगा अपने को। राइट, और बताओ और क्या है। सो बीकॉम का कोई भी क्लासेस वगैरह अपने को नहीं करना है, राइट, क्योंकि वो तुम्हारा क्या है कि वो टाइम ले लेगा, और वो टाइम पे अपने कुछ भी कर सकते हैं। देखो अपने पास टाइम बहुत कम है, मतलब टाइम कम है एज इफ कि दिन में 24 घंटा ही होता है और काफ़ी कम टाइम में काफ़ी कुछ करना है। तो कहीं भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उसको अच्छी चीज़ में यूज करो। अगर तुमको लगता है कि गुड विथ सीए का सिलेबस वो ग्रिप में है, तो अपने साथ में कुछ और अच्छा कर सकते हैं ना, बीकॉम का क्लासेस में वो सब चीज़ में, या फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से मतलब नहीं है। निधि आई मिस्ड योर क्वेरी शायद, एक सेकंड। कुछ था क्या, एक बार वापस पोस्ट कर देना ना। और क्या क्या डाउट चाह रहे हैं मन में। देखो एक और चीज़, कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, दिस वन थिंग जिस पे अपने को काम करना है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। राइट, और इसको एकदम नोट कर लो कि आज के दिन में जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, इज गुड फॉर नथिंग। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश है ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, इंग्लिश इज वन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल, ओके। सो निधि, एमबीए का 12th में मैथ से कोई रिलेशन नहीं है, 100% अपने कर सकते हैं, है ना। इंडियड अपने फाउंडेशन वाला मैथ कर लेंगे तो अपना मैथ में एक वापस से बेस आ जाएगा अच्छा वाला, और उसके बाद एमबीए का अपने एंट्रेंस कभी भी देते हैं आफ्टर सीए इंटर या आफ्टर बिकमिंग सीए, तो वहाँ का जो मैथ्स अपने करेंगे एंट्रेंस के लिए, उसमें काफ़ी कुछ अपने रिलेट कर पाएंगे विद फाउंडेशन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 11 12 में मैथ्स था या नहीं था तो एमबीए, है ना, डेफिनेटली अपने कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल पे अपने को काम करना है। कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट अबाउट कि इंग्लिश का मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली अपने को इंग्लिश तो आना ही चाहिए, बट मैं बात कर रहा हूँ कि मैनेजरियल स्किल, या है ना, मतलब एक होता है ना, एक आदमी होता है जो बहुत चीज़ों को किसी भी सिचुएशन को मैनेज कर लेता है, और एक होता है जो बोलता ही नहीं है। तो डेट स्किल्स जो है वो अपने को डेवलप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने, है ना, थोड़ा सा पॉलिटिकली बात करें, तो पहले हमारे एक प्राइम मिनिस्टर होते थे, राइट, मनमोहन सिंह, ठीक है, और अभी मोदी जी। तो कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, राइट, कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, मैं सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल की बात करूँ, राइट, तो एवरीवन अग्री कि भाई मनमोहन सिंह का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कोई जज ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो हार्डली बोलता था, राइट। एंड मोदी जी जो है वो चुप ही नहीं होते, ही इज वेरी गुड इनटू मार्केटिंग। तो अपने को हर समय, तुम किसी भी बड़ा आदमी को देख लो, बड़ा आदमी एज इफ की जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, उसके पास बाकी कुछ हो या नहीं हो, उसके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। तो दिस इज समथिंग जो अपने को डेवलप करना है, और आज से ही इस पे काम करना है। कैसे इसको कर सकते हो, तो मैं बोलूँगा एक बुक है, वो आज ही बाई कर लो,
बहुत अच्छी बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, राइट। आई डोंट नो तुम लोगों ने इसका नाम सुना है कि नहीं। तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बुक आज ही ले लो। और दिस इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क ऑन कम्युनिकेशन। तो इससे अपना जो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या हुआ ना, लोगों को रीड करना। तुम बोलोगे तो लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, लोग जो बोल रहे हैं, राइट, उसके पीछे वो क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीज़। हर समय क्या अपने को लोगों को काउंटर करना है, करेक्ट करना है, किस सिचुएशन में कैसे चीज़ों को एड्रेस करना है, वो सारा स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो यहाँ से अपने को आ जाएगा। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल बुक, विल हेल्प यू इमेंसली। देखो, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, राइट। सो कॉन्फिडेंस का जो प्रॉब्लम इज कॉमन प्रॉब्लम। लेकिन अभी मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं तुमको बोलता हूँ कि भाई ए से लेके जेड तक लिखो, ABCD, राइट। मतलब तुम्हारा CA फाइनल का पेपर है, उसमें तुमको ए से लेके जेड तक लिखना है। तो तुम लो कॉन्फिडेंस फील करेगा क्या? एकदम भी नहीं, तुम तुरंत लिख देगा ना ABCDEFGH, क्योंकि वो तुमको अच्छा से आता है। तो अगर अपने को कोई भी चीज़ अच्छा से आता है तो अपने उसमें कॉन्फिडेंट होते हैं, नहीं आता है तो अपने कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो कोई भी चीज़ अच्छा से कैसे आएगा? जब अपना उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा प्लस प्रैक्टिस होगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट फ्रॉम क्लास, प्रैक्टिस तुमको खुद से करना होगा। तो किसी भी चीज़ को, जैसे मानो कि अपने आज कोई चीज़ को पढ़ा, तो तुमको सेम डे उसका रिवीजन करना है। फिर नेक्स्ट डे वापस उसका रिवीजन करना है। उसके बाद 3 दिन के बाद वापस से उसका रिवीजन करना है, ठीक है। फिर 1 वीक के बाद वापस उसका रिवीजन करना है। फिर 15 डेज के बाद वापस उसका रिवीजन करना है। तो ऐसे करके कंटिन्यूस रिवीजन साइकिल होना चाहिए। तो वंस यू आर इनटू दिस रिवीजन साइकिल, तो तुम्हारा सारा चीज़ परफेक्ट चलेगा। प्रॉब्लम सिर्फ क्या हो जाता है ना, बोरिंग हो जाता है। मतलब अपने बोलेंगे यार आज एक चीज़ तो पढ़ा था, आज तो ये सम किया था, अभी वापस रात को करेंगे, वापस कल करेंगे, वापस 4 दिन के बाद यार सेम सम को यार मतलब कितना बार करेंगे, राइट। वैसा वाला थॉट अपने मन में आता है। लेकिन वो ज़रूरी है, अपने नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, अभी भूल गए तो फिर अपने डिलीवर नहीं कर पाएंगे, पर ये सारा प्रॉब्लम आएगा। सो अपने को ये इंश्योर करना है कि अपने मल्टीपल रिवीजन वाले साइकिल में हो, और कम से कम चीज़ों को 5 बार अपने कंप्लीट करें। बिफोर अपियरिंग इन फाइनल एग्जाम्स 5 बार अपना कम से कम रिवीजन होना चाहिए। एंड जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसको सीरियसली लेना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में अपने अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली अपने फाइनल एग्जाम्स में अच्छा करेंगे, राइट। सो मॉक टेस्ट और रिवीजन, इस पर कंप्लीट फोकस होना चाहिए। व्हाट एल्स? और कुछ थॉट, समथिंग टू शेयर? कुछ भी नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी हमने आज बात की है ना, उस पर एक बार वापस से सोचना, राइट, इंट्रोस्पेक्ट करना। ये वाला बुक तो आज ही बाई कर लो विदाउट फेल, ज़रूरी है, राइट। ये वाला बुक आज ही बाई कर लो। और ये सारा जो डिस्कशन है इसके बारे में भी सोचना, और भी तुम्हारे मन में कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कोर्स को लेके या कुछ भी, है ना, सो आराम से मेरे को बताना, विल हैव एन इन लेंथ डिस्कशन, राइट। तो डेट्स इट फॉर नाउ, ठीक है। आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। कल वाला स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर, राइट। तो कल से अपने एक्चुअली पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, ये भी जरूरी था समझना। और कल से वी आर कम्प्लीटली इनटू एकेडमिक्स, ठीक। चलो यार, प्लेजर मीटिंग ऑल ऑफ यू, ग्रेट सेशन, है ना। मतलब यू आर द फ्यूचर, तो अच्छा लगता है।
12 नून श्वेता, देख तेरे को मैसेज डेफिनेटली मिला होगा। ठीक है, निधि चेक योर व्हाट्सएप, एक बार चेक कर, वहाँ पे मैंने भेज दिया एवरीथिंग। ओके चलो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।